हमारा रोल था, हम LMDC के हेड बनाए गए थे। मेरे अंडर में 4 HODs काम कर रहे थे, उनके अंडर में कुछ हेड ऑफ डेलीगेशंस थे, तो उन सबकी रिपोर्ट मेरे तक आती थी। जो सजेशन होते थे वो मेरा काम था उनको देना। उसके ये सर कहीं ना कहीं ताज्जुब की बात है कि लड़कियों को आप पढ़ाते नहीं हैं, फिर जब आप हॉस्पिटल में अपनी बीवी को, अपनी बेटी को ले जाते हैं, आप फीमेल डॉक्टर ढूंढते हैं। तो आप जब, लेकिन आपको वो सब फेस करना है, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ सोच लेते हैं तो उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलता कि आज आप उदास हैं, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है। कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं बच्चों को, और अगर है तो क्या एक रिसोर्स है जिससे वो पता कर सकता है? जैसे आप भी कहीं ना कहीं से इसे पता करते होंगे कि वहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी आ रही है। आज के जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ पर अक्सर करके देखा जाता है कि लड़कियों के लिए बड़ी सारी पाबंदियाँ हैं। लड़कियां ये नहीं कर सकती, बाहर नहीं निकल सकती, घर वालों को बिना बताए कहीं बाहर नहीं जा सकती। मतलब अगर कुल मिला के देखा जाए तो लड़कियों के ऊपर इतनी सारी पाबंदियां हैं कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें बड़े सारे स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं। लेकिन देखा ये गया है कि अगर लड़की को एक बार सही से मौका दिया जाए, एक मंच दिया जाए, तो उन्होंने बहुत अच्छे परिणाम दिए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी खास शख्सियत जिन्होंने तमाम मंचों पर अपने शहर लखनऊ, प्रदेश उत्तर प्रदेश और देश भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो हम स्वागत करते हैं एक ऐसी खास शख्सियत का जिनका नाम है सदफ खान। तो सबसे पहले हम आपको बधाई देते हैं कि आपने अभी हाल ही में आयोजित COP28 जो मिस्र में हुई थी उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आपका बेसिक परिचय। जी, तो जैसे आपने बोला, हमारा पूरा नाम सदफ खान है। हम लखनऊ से ही हैं और हमने अपनी शुरुआत की पढ़ाई सेंट मिराज इंटर कॉलेज से करी। उसके बाद हमने अपना ग्रेजुएशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स में किया, जिसमें मेरा गोल्ड मेडल भी रहा। और उसके बाद अभी हम फिलहाल मास्टर्स में सोशियोलॉजी कर रहे हैं और साथ में UPSC की तैयारी भी कर रहे हैं। आपकी इतनी सारी उपलब्धियाँ हैं, आप अक्सर करके देखा गया है कि आप अपने जैसे कि बहुत सारे मंच हैं जहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं, उत्तर प्रदेश का भी किया, लखनऊ का भी किया है। तो आप इनके बारे में बताइए कि आपने कहाँ कहाँ कैसे कैसे ये सब क्या क्या उपलब्धियाँ रही आपकी अब तक की? जी सर, तो छोटी छोटी काफ़ी उपलब्धियाँ रही, लेकिन अगर हम बड़ी बड़ी उपलब्धियों की बात करें तो अभी हाल ही में सर COP28 इजिप्ट में हुआ साइमुलेशन कॉन्फ्रेंस, जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ब्रिटिश यूनिवर्सिटी इन इजिप्ट एंड जैद यूनिवर्सिटी UAE के कोलैबोरेशन में हुआ। उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने का गौरव मिला। उसके बाद सर इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस जो हुई उसमें भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया। उसके बाद नेशनल ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में एज अ चीफ स्पीकर इन्विटेशन मिला। और युवा प्रवासी भारतीय दिवस में भी उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करने का मिला, जो कि मध्य प्रदेश सरकार और यूथ मिनिस्ट्री के कोलैबोरेशन में हुआ था। बाकी युवा संसद, यूथ पार्लियामेंट, युवा उत्सव में भी हमने अपने ज़िले और लखनऊ का प्रतिनिधित्व किया। और जो एक कल्चरल डिपार्टमेंट का रेडियो है UP का, रेडियो जय घोष, उसमें भी एज अ स्पीकर जो अपने विचार रखने के लिए हमें काफ़ी बार आमंत्रण मिला। और ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भी एज अ चीफ स्पीकर इनविटेशन मिला। तो ये सब सर बस चल रहा है इसी तरीके से। नहीं, बहुत बहुत अच्छा है। सबसे बढ़िया बात तो ये कि आप भारत का प्रतिनिधित्व तो फॉरेन में जाकर के कर रही हैं। तो हम जानना चाहेंगे, वैसे पहले तो ये बताइए कि ये क्या क्या आपके एक्सपीरियंस रहे वहाँ पर जाकर के, कैसा रहा ये सब? सर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। सबसे पहली बात तो ये कि जब आप अपने देश का प्रतिनिधित्व करने जाते हैं तो अपने आप में एक बहुत प्राउड फीलिंग होती है, क्योंकि आप करोड़ों भारतीयों का और अपने देश के बिहाफ में जा रहे हैं। तो जिम्मेदारी भी बहुत होती है, क्योंकि आपकी एक गलती से आपके देश और यहाँ के लोगों की छवि खराब होगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। हमारा रोल था, हम LMDC के हेड बनाए गए थे। मेरे अंडर में 4 HODs काम कर रहे थे, उनके अंडर में कुछ हेड ऑफ डेलीगेशंस थे, तो उन सबकी रिपोर्ट मेरे तक आती थी। जो सजेशन होते थे वो मेरा काम था उनको देना। उसके बाद उनकी रिपोर्ट का जो एक फाइनल एजेंडा बना के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती थी, उसमें हम अपनी बात रखते थे। और ये अपनी जो देश थे मेरे अंडर में जो थे, सऊदी अरेबिया, भारत, इंडिया, चाइना और रशिया फेडरेशन, इन चारों का LMDC एज अ ग्रुप देख रहे थे। चीफ नेगोशिएटर का मेरा काम था। तो हमारी बहुत सारी दर्जनों मीटिंग्स हुई, नेगोशिएटिंग रूम में मीटिंग हुई, कॉन्फ्रेंसेस हुई, राउंड टेबल हुई। उसके बाद हमने लास्ट में एक डिक्लेरेशन बनाया जो कि COP28 UAE में हुआ। वहाँ पे हमारा वो डिक्लेरेशन पेश किया गया। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, नए लोगों से मिलना, नया कल्चर देखना और अपने कल्चर के बारे में बाकी देशों के लोगों से जो डेलीगेट्स आए थे उनसे शेयर करना, क्योंकि कुछ मिसकंसेप्शन भी थे, कुछ मिथ थे जो उनके दिमाग में थे कि भारत को लेके। तो वो भी आप जब बात करते हैं तो अपने कल्चर को ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं, लोगों के बीच में जो क्लैरिटी है लोगों को देते हैं। तो काफ़ी एक्सपीरियंस अच्छा था सर। अच्छा, जैसे आपने अभी मेंशन किया मिसकंसेप्शंस थे, तो कुछ
कुछ बताइए, क्या वो सोचते हैं भारत के बारे में विदेशी? जी सर, उनको ये लगता है कि जो यहाँ है कि हाइजीनिक नहीं है, लोग हाइजीनिक नहीं है, हाइजीन का प्रॉब्लम है। तो वो सर प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे कोई फूड ब्लॉगर है या उन्होंने कोई ऐसी वीडियो डाल दी तो लोगों के माइंड में आ जाता है कि अच्छा पूरा इंडिया ऐसा है, पूरा भारत ऐसा है, जो कि ऐसा नहीं है। दूसरा मिसकंसेप्शन उनके बीच में ये है कि भारत के लोग गुस्से में बहुत रहते हैं, तो उनको लगा कि भारतीय गुस्से में बहुत रहते हैं, तो ऐसा नहीं है उनको। क्योंकि कभी कभी सर क्या आता है, जब आप एक्सेंट चेंज करते हैं तो उनको लगता है कि आप रूडली बात कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो उन्होंने हमको भी बोला कि आप काफ़ी फास्ट इंग्लिश बोल रहे हैं, तो इंडिया में सब बहुत फास्ट बोलते हैं शायद। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी। रिलीजन को लेके मिसकंसेप्शन था कि यहाँ पे क्या कोई एक रिलीजन डोमिनेट कर रहा है, या यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ है उनके साथ ऐसा क्या हो रहा है। तो आप जब बाहर जाते हैं तो आप बताते हैं कि नहीं, हमारा जो प्रियम्बल है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ही है, उसकी फर्स्ट प्रियम्बल के पहले पेज में ही सेकुलरिज्म की बात है, तो ऐसा नहीं है। तो इवन यहाँ पे तो फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 32 भी है और माइनॉरिटीज़ के लिए भी फंडामेंटल राइट्स हैं। तो आप काफ़ी सारे जो मिथ है वो आप जब लोगों से बात करते हैं मिटाते हैं, और लोगों को अपनी कंट्री के बारे में एक बेटर विजन लेके उनके देश वापस भेजने के लिए आप उनको एक तरीका देते हैं। तो क्या आपने विजन दिया उनको, क्या बताया देश के बारे में आपने? जी सर, तो जैसे इंडिया में अभी जो बहुत सारे प्लान चल रहे हैं, सागरमाला, भारतमाला, इंडिया जो है 2047 में कैसा होगा, या अभी हम अंडमान निकोबार आइलैंड पे 45,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पे बात करें, जिससे हम चाइना का जो पावर है इंडियन ओशन में उसको रोक सकते हैं। तो जो चाइना के डेलीगेट्स थे, अमेरिका के डेलीगेट्स थे, तो उनको एक लगता है ना कि हम सुपर पावर हैं, तो इंडिया क्या कर रहा है। उनका एक ये भी पॉइंट था कि इंडिया जो ग्रांट्स ले रहा है वो यूज़ नहीं करता है, वो अपनी इमेज बनाकर रखता है कि हमें ग्रांट्स चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन वो उसको यूज़ नहीं करता ग्राउंड लेवल पे। जो पॉलिटिशियंस है वो पैसा ले रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा है। तो उनको ये बताना पड़ रहा था कि नहीं, हमारी ऐसे जो स्वदेशी वैक्सीन हमने कोविड में बनाई, हमने हमारी आपको जान के हैरानी होगी कि पीपी किट हम कोरोना से पहले बाहर से मंगवाते थे, लेकिन कोरोना के बाद हमने सिर्फ 60 डेज में 10,000 करोड़ की पीपी किट इंडस्ट्री बनाई और आज हम सेकेंड लार्जेस्ट पीपी किट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। तो ये सब जो चीज़ है वो उनको बताया गया कि हाँ, हम ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, हम इंडियन ओशन के पास जो काम कर रहे हैं, हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है हम इस पर काम कर रहे हैं। ऑल दो कुछ प्रॉब्लम्स है, बिल्कुल आप उसको झुटला नहीं सकते, ज़मीनी स्तर पे अभी भी प्रॉब्लम है, चाहे आप ब्यूरोक्रेसी की बात करें, नौकरशाही की बात करें, क्योंकि अभी भी जो पुलिस ऑफिसर हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके बीच में और जो नॉर्मल लोग हैं उनके बीच में एक गैप है, लोगों में डर है, जो कि नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं जैसे बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेसी और नॉर्मल लोगों के बीच में जो एक कर्टेन था, पर्दा था, वो आयरन का था, लेकिन अभी भी वो पर्दा है, भले वो कपड़े का हो गया। तो हमें वो ट्रांसपेरेंसी लाना होगा। तो बिल्कुल प्रॉब्लम है, जैसे लोकल गवर्नमेंट में है, फंड्स नहीं मिल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अभी इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है बहुत सारे गाँव में, तो वो चीज़ है। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि इंडिया काफ़ी डाइवर्स है, काफ़ी रिलीजियस ग्रुप है, काफ़ी एथनिसिटी है जो बहुत डाइवर्स है। तो उन सब चीज़ को लेके हमें आगे बढ़ना है, तो थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इंडिया अच्छा कर रहा है। तो वो चीज़ हमने विजन उनको दिया कि हाँ, इंडिया का जो विज़न है 2047 का वो क्या है, तो उस विजन पे बात हुई। अच्छा, ये बताइए, इसका जैसे वहाँ पर आप गई तो एक सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया होता है और किस तरीके से आपका चुनाव हुआ वहाँ पर जाने के लिए, तो उसके बारे में आप बताइए। जी सर, उसके लिए तो सबसे पहले ये बात है कि आपको अपनी पर्सनालिटी वैसे बनानी होगी, क्योंकि जब आप अपॉर्चुनिटी तलाश करते हैं तो आपका टाइम जाता है, अगर आप अपने पे काम करते हैं तो अपॉर्चुनिटी आप तक आती है। इसमें एक कहावत ये भी है ना कि अगर आप एक तितली पकड़ने के पीछे जाएंगे तो आपका टाइम जाएगा, तितलियाँ उड़ जाएगी, लेकिन अगर आप वही टाइम अपने गार्डन को खूबसूरत बनाने में लगाएंगे तो तितलियाँ खुद आएंगी आपके पास। तो वही चीज़ है। तो आप पहले क्या कीजिए, आप छोटी छोटी, क्योंकि आपकी जो CV लगती है, रेज्यूमे लगती है, तो आपका पूरा बायोडेटा जाता है बाहर एम्बेसी में, तो वो चेक करते हैं कि आपने क्या क्या अचीवमेंट किया है अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे भी। तो जब आप बहुत सारी अचीवमेंट आप नेशनल लेवल पे अपने कंट्री को या अपने स्टेट को बहुत रिप्रेजेंट कर चुके होते हो और आपका बायोडेटा स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप जब कोई फॉर्म भरते हैं, जो भी फॉर्म आता है किसी चीज़ के लिए, तो उसमें आपका सिलेक्शन रेट बढ़ जाता है। उसके बाद अगर कोई इंटरव्यू हो रहा है या कुछ है, तो उसके लिए भी आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है, आपको बोलने का तरीका आना चाहिए, आपका आई कॉन्टैक्ट, आपका कॉन्फिडेंस लेवल। तो आप इस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कीजिए ताकि आपको अपॉर्चुनिटीज़ खुद ही मिल जाए।
तो आपने कब से इसको स्टार्ट किया आपने ये सब, क्योंकि आपने बताया इसमें काफ़ी समय डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी काम करना होता है, फिर स्टेट लेवल पे, तो आप कब से ये सब स्टार्ट किया और क्या एक प्रोसेस रही यहाँ तक पहुँचने की, उसके बारे में आप बताइए, हम जानना चाहेंगे उसके बारे में। तो सर स्कूल में जब भी थे तो वो एंकरिंग वगैरह होता था, और सर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको मौके बनाने पड़ते हैं। आपको किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है कि जो किस्मत में होगा वो होगा। आप किस्मत भी उनकी साथ देती है जब आप मेहनत कर रहे होते हो, क्योंकि कई बार होता है कि हम बैठे रहते हैं, हमें लगता है दूसरे को किस्मत से मिल रहा है, ऐसा नहीं है। उसने बहुत मेहनतें की हैं, उसने बहुत सारी रातें जागी हैं, बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि जब आप दूसरों को देखते हैं आपको लगता है हमें भी पार्टी करनी है, हमें भी शादी में जाना है, कोई फंक्शन अटेंड करना है, हमें भी कोई मूवी देखना है, पर आप चीज़ों को सेक्रीफाइस करते हैं अपने लॉन्ग टर्म गोल के लिए। तो आपको पहले तो ये करना होगा, आपको सेक्रीफाइस, क्योंकि जितना बड़ा आपका टारगेट है सेक्रीफाइस भी उतना ही बड़ा होगा। बिल्कुल सही बात जी। तो उससे आप शुरू कीजिए और मौके खुद बनाइए। जैसे स्कूल में एंकरिंग वगैरह होता था, एनुअल फंक्शन वगैरह सारे स्कूल में होता है, तो उसमें ये होता था कि हम जाकर हम करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। वहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल या जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें कॉम्पिटिशन होते हैं, डिबेट कॉम्पिटिशन, ग्रुप डिस्कशन, मॉक पार्लियामेंट्स, मॉक यूनाइटेड नेशंस, तो उसमें पार्टिसिपेट किया। शुरुआत में डर लगा, बहुत डर लगा, लेकिन फिर वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ गया। आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए और आप तैयारी ऐसे कीजिए। हर बार इतना कुछ जीतने के बाद भी हमेशा मेरी तैयारी इस तरीके से रहती है कि हमने अभी तक कुछ जीता नहीं है, आपको इतना एफर्ट लगाना है। लेकिन जब परफॉर्म करते हैं तब ये माइंड में होता है कि हम कभी हारे ही नहीं हैं, और आपको ये कॉन्फिडेंस चाहिए, क्योंकि सारा खेल मेंटालिटी का है। जब आप अपने दिमाग को ये प्रूव कर देते हो कि आप ये चीज़ कर सकते हो, रास्ते आपको दिखने लगते हैं कि कैसे होगा। और अगर आप एक बार ये सोच ले कि ये नहीं होगा, तो आपको सारी मुश्किल दिखने लगेंगी कि कैसे नहीं होगा। तो ये सारा मेंटालिटी का खेल है। तो सर स्टार्टिंग में आपको कॉन्फिडेंस का इशू आएगा, आप में डर रहेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे आप उस चीज़ को मास्टर कर लेते हैं। जैसे एक इंसिडेंट था, एमिटी यूनिवर्सिटी में मॉक पार्लियामेंट थी, तो बहुत पहली बार ऐसा था कि कोई हम मॉक पार्लियामेंट का एक्सपीरियंस लेने जा रहे थे। तो जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि पूरा तैयारी थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, और सारे लोग आए हुए थे अपने डायरी वगैरह लेके। काफ़ी लॉयर्स भी थे वहाँ पे, एडवोकेट वगैरह जो LLB कर रहे हैं, सॉरी एडवोकेट। तो जब वहाँ पे गए तो हमने मम्मी को तुरंत फ़ोन किया कि मम्मी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तैयारी करके आए हुए हैं, हम वापस आ रहे हैं। मेरी कोई तैयारी नहीं, क्योंकि रात तक था कि हम जाएंगे नहीं, क्योंकि एमिटी काफ़ी दूर है। लेकिन फिर रात में डिसाइड हुआ, पापा ने बोला नहीं जाओ, हारने के लिए जाओ लेकिन जाओ ज़रूर, पार्टिसिपेट करना है। क्योंकि मेरा था कि तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, टॉपिक भी नहीं पढ़ा है। तो पापा ने बोला आप तुम्हें जितना जनरल नॉलेज से पता है, पढ़ाई करती रहती हो, तो तुम जाओ। तो पार्टिसिपेट किया। टॉपिक था 370 आर्टिकल उस टाइम पे हटा था, उसके ऊपर पे था, तो वहाँ पे बोलने का था। तो फिर जब वहाँ गए उसके अगेंस्ट में हमने बोला था, और उस टाइम पे सबने फेवर में बोला था, क्योंकि ये फेवर की बात थी, हटना ज़रूरी था। लेकिन जब हमने देखा कि वहाँ सब फेवर में बोल रहे थे, तो हेल्दी कंपटीशन के लिए हमने अगेंस्ट चूज़ किया, क्योंकि फिर सब फेवर में आएंगे तो कोई मतलब नहीं है कंपटीशन का। बिल्कुल। तो फेवर में बोलना आसान था, अगेंस्ट जाना मुश्किल था कि आप 370 आर्टिकल हटना खिलाफ आप जा रहे हैं। वहाँ पे बोला गया तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हमने बोला अपने पॉइंट्स रख के, और सर उसमें मेरा फर्स्ट प्राइज़ था, वो ट्रॉफी वहाँ पे लगी हुई है। तो उसके बाद इसी तरह एक इंसिडेंट था लखनऊ यूनिवर्सिटी में, डिबेट कंपटीशन एनुअली होता है वहाँ पे, इंटर यूनिवर्सिटी। तो उसमें भी जब गए तो वहाँ सब LLB वाले बच्चे थे, तो उनको देख के ब्लैक कोट में थोड़ा सा नर्वस हो गए कि मम्मी यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इतनी इतनी मोटी बुक लेकर आए, तो मेरी तो आर्टिकल वगैरह की इतनी डीप नॉलेज नहीं है, तो कैसे होगा। तो मम्मी ने बोला नहीं तुम पार्टिसिपेट करो, हमको भरोसा है तुम्हारा हो जाएगा। तो उसमें भी जब हो गया तो उसमें क्वालिफाई करना था, फिर स्टेज वाइज जाना था आगे, तो उसमें भी फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ये सब चीज़ दिखाते हैं कि सारा खेल आपका मेंटेलिटी का है। आप कभी कभी डर जल्दी जाते हैं और आप में वो पोटेंशियल होता है जीत जाने का, लेकिन अगर उस टाइम पे शायद मम्मी ने नहीं फोर्सफुली वहाँ पे बिठाया होता कि नहीं तुम पार्टिसिपेट करो, तो शायद हमेशा के लिए हमें लगता कि हम वो चीज़ नहीं कर पाते। तो कभी कभी आपको कॉन्फिडेंस के साथ जाना होता है और आपको बोलना होता है। लेकिन फिर धीरे धीरे बहुत सारे स्टेजेस मिले, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। फिर धीरे धीरे अब ऐसा है कि अब कोई इतना कॉन्फिडेंस है कि आपको स्टेज का फियर नहीं होता, आपको माइक पकड़ने से डर नहीं लगता, आप कॉन्फिडेंट रहते हैं। तो वो चीज़ तभी आता है जब आप प्रैक्टिस में लाते हैं, आप बार बार आते हैं। तो जिस चीज़ का भी आपको डर है आप उसको फेस कीजिए, क्योंकि जब आप फेस नहीं करते वो आपकी लिमिट बन जाता है। तो आप उस डर को इतनी बार फेस कीजिए कि वो डर जाएगा फिर आपसे, फिर उसके बाद आप उसमें मास्टर हो जाएंगे। लेकिन ये वाला मुझे बड़ा अच्छा लगा, अगर आप उस दिन एमिटी में जब गई थी और वापस आ जाती तो
फर्स्ट प्राइज ही नहीं आता। नहीं आता सर। और अगर वही दिन था जिस दिन से आपकी शुरुआत हुई, आप यहाँ तक इतना पहुंची और दिन पे दिन आप बढ़ रही हैं, अगर उस दिन वापस आ जाती तो हो सकता है शायद ये आज ना होता। जी सर। और बहुत सारे ऐसी कंपटीशन रहे, मतलब लगभग 10-20 ऐसे यूनिवर्सिटी, मतलब लखनऊ की सारी यूनिवर्सिटीज़ कवर हो चुकी हैं मेरे कंपटीशन में, वहाँ सारी यूनिवर्सिटीज़ में। और उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटीज़ में भी रहा। उसके बाद NYKS एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यूथ मिनिस्ट्री के साथ काम करता है, तो उसके साथ भी फिर हम जुड़े। और तो उन्होंने जो प्लेटफॉर्म दिया, जो कंपटीशन रहे डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल के, वो गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहे, वो गवर्नमेंट कंपटीशन थे। तो जितना भी उसका कनेक्शन था वो गवर्नमेंट से डायरेक्टली था। तो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के बहुत सारे कंपटीशन जीते, फिर स्टेट लेवल के जीते। फिर जब आप जीत जाते हैं तो आप थोड़े बहुत आपको इन्विटेशंस भी आते हैं कि आप यहाँ एज ए स्पीकर आ जाइए या यहाँ बच्चों को मोटिवेट कर दीजिए आकर। उसके बाद नेशनल लेवल के कुछ प्रोग्राम्स थे, जैसे युवा प्रवासी भारतीय दिवस या बाकी, वहाँ पे जब गए और उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया, फिर धीरे धीरे फिर वो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी मिली। लेकिन ये चीज़ तो है कि आपको सारा खेल आपका मेंटेलिटी का है और आपको अपना मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना है। क्योंकि सर एक बार क्या हुआ था कि मेरे घर में कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी और हम बहुत ज़्यादा रो रहे थे, मतलब 4-5 घंटा लगातार हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, घर पे किसी ने कोई खाना नहीं खाया हुआ था, सब रो ही रहे थे। फिर सर ने कॉल किया, विकास सर हैं NYKS के हेड है लखनऊ के, तो उन्होंने बोला सदफ एक कंपटीशन है और आपको आना है, उस पर बोलना है। तो हमने बोला सर हम आ नहीं पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि बेटा इसके थ्रू आपको दिल्ली जाने को मिलेगा। तो हमने मम्मी को बताया, तो मम्मी पापा ने बोला नहीं तुम जाओ। तो हमने बोला कि मम्मी हम लगातार रो रहे हैं, मेरी शक्ल से लग रहा है हम रोए हुए हैं, मेरी आंखें सूजी हुई हैं, कोई तैयारी नहीं है, कुछ खाया नहीं है। और सर जब आप बहुत मेंटली रोए होते हो, परेशान होते हो, तो आपका दिमाग काम नहीं करता। वो एक ऐसी स्टेट थी कि हम अपना पूरा नाम भी शायद किसी को ना बता पाते, इतना ज़्यादा डिप्रेस थे। लेकिन फिर ये था कि यही कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आपका हार और जीत का रहता है, आप गिव अप कर देंगे क्योंकि चैलेंज आया है। और जब कोई आप सपना देखते हैं या कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, वो ये देख के नहीं आती कि आप इस टाइम पे खुश हैं या दुखी हैं या आपके पास सारी रिसोर्सेस हैं कि नहीं है। आपको अपना बेस्ट करना होता है हर सिचुएशन में। तो फिर हम तुरंत तैयार हुए। वो इंदिरा नगर शायद जाना था मेट्रो से, तो हमने पूरा तैयार किया, जो पहने थे कपड़े, बस कुछ नहीं खाया, निकल गए। और कंपटीशन लेट हो रहा था क्योंकि ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था। तो हमने जो टॉपिक था वो सारा मेट्रो के स्टेशन पे तैयार किया कि 5 स्टेशन पड़ेंगे, तो हर स्टेशन में हमें 4-5 पॉइंट फिंगर्स पे दिमाग से सोच लेना है, हमें ये बोलना है। फिर हम वहाँ पहुँचे और हमने बोला, और जब बोलने के बाद टॉप परफॉर्मेंस में रिजल्ट में मेरा नाम आया, उसके बाद हमने बोला कि हमें स्टेज पे अब कुछ बताना है। तब हमने ये स्टोरी बताई कि हम इस तरह से रोकर आए। वो आकार ISL वहाँ पे बुलाया गया था। तो वहाँ के बच्चों को फिर जब मैंने बताया तो वहाँ के जो डायरेक्टर है उन्होंने भी बोला आप अपने बारे में बताइए, काफ़ी इंस्पायरिंग लग रहा है, हमारे बच्चे भी इंस्पायर हो जाएंगे। तो फिर उनको बताया, क्योंकि उससे ये सीख मिली कि जब आपको बहुत बड़े चैलेंज मिल जाते हैं और आप कुछ करते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि आपके अंदर कितनी ताकत थी आपको खुद नहीं पता होती है। वो मोमेंट होता है, आप रियलाइज़ करते हो अच्छा हम ये भी कर सकते हैं। तो उस दिन रियलाइज़ हुआ कि बिना पढ़े, बिना किसी तैयारी के पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम बहुत अच्छा बोल सकते हैं या सबसे अच्छा बोल पाए बिना कोई तैयारी के। तो ये पता चला कि ये भी मेरे में एक ताकत थी जो हमको नहीं पता थी। और शायद अगर ऐसी सिचुएशन, इतनी बुरी सिचुएशन ना आती तो कभी पता ही नहीं चलता कि हम इस ऐसी हालत में भी बेहतर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जब चैलेंज आता है तो आपको इस तरीके से देखना चाहिए, आपका नज़रिया होना चाहिए कि आपको ग्रोथ के लिए आपके लिए आया हुआ है, ताकि आप बेटर पर्सनालिटी बन जाए। तो अगर आप एक अच्छी और आपको एक चैलेंजिंग लाइफ मिल रही है तो आप सोचिए आप मेन कैरेक्टर है ना। हम सब मूवी देखते हैं तो आप देखते हैं 3 घंटे की पिक्चर में जो मेन कैरेक्टर है उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना होता है। वो कभी भी चेयर डाल के कोने में नहीं आपको बैठा मिलेगा। तो आप मेन कैरेक्टर है लाइफ के, आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी और आपको वो फेस करना है। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट रहे हैं, और भी एक इंसिडेंट रहा था क्लास 12th में, तो वो भी उन सब में भी सारा खेल है। बताइए मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है। ये आप रो रही थी उसके बावजूद आप गई। जी सर। फिर वहां पर रास्ते में जाते जाते आपने पूरा तैयार किया। और सर वहाँ बोलने में ये दिक्कत थी कि मेरी सिसकियाँ चल रही थी, तो वो कंट्रोल करना था कि आवाज़ से नहीं लगना चाहिए कि हम रोए। और अभी भी थोड़ा सा मेरी आवाज़ शिवर कर रही है बोलते वक्त, क्योंकि वो इंसिडेंट याद करके। तो ऐसा होता है वो देख के कि, लेकिन सर एक बात तो है, हम लोगों को भी यही बोलते हैं कि उस टाइम आपको लगता है कि अरे खुदा मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मेरी लाइफ में चैलेंजेस क्यों हैं। लेकिन बाद में आपकी कहानी बताने में इंटरेस्टिंग हो जाती है। आप ये सोचिए ना कि आपकी लाइफ में कोई चैलेंज आ रहा है तो वो इसलिए आ रहा है कि बाद में जब आप लोगों को, या जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, तो अभी मेरे पास एक कहानी बताने को है। मेरी स्टोरी बोरिंग
नहीं हुई इस चीज़ से। तो अगर आपको चैलेंज आ रहा है तो आप ये सोचिए कि बाद में आपकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली बताने के लिए। आप लोगों को बता सकते हैं कि आपने कैसे कवर किया, तो लोगों को उससे इंस्पिरेशन मिलेगी कुछ अच्छा करने के लिए। और वहाँ से जब बाहर निकले बहुत सारे लड़के लड़कियाँ मेरे पास आए कि मैम आप अपना नंबर दे दीजिए और हमें बता दीजिएगा ये वो। तो अच्छा लगा कि आपने किसी को इंस्पायर किया। तो आप कहीं ना कहीं कामयाब हो जाते हो अगर आप किसी को ज़्यादा बेहतर करने के लिए या इंस्पायर कर देते हैं कुछ करने के लिए। तो 12th इंसिडेंट की आप बात कर रहे हैं, तो सर क्लास 12 की बात थी, मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम था, यूपी बोर्ड से हमने पढ़ाई करी है। तो ह्यूमैनिटीज़ लिया था क्योंकि आगे सिविल सर्विसेज करना था। तो हमने रात भर पढ़ाई करी क्योंकि हम नाइट आउल हैं, हम पूरी रात पढ़ाई कर सकते हैं पर सुबह नहीं जल्दी उठ पाते। तो हमने पूरी रात पढ़ाई करी, उसके बाद हम सो गए। हमें लगे शाम को हमारा एग्ज़ाम होगा। तो फिर पापा के पास फ़ोन आता है, 7 बजे से मेरा मॉर्निंग में पेपर था और 8 बजे पापा के पास कॉल आता है कि सदफ से बात करा दीजिए। तो पापा बोलते हैं सदफ सो रही है, फ़ोन काट देते हैं। क्योंकि मेरे घर में सोने को या नींद को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है कि आप रेस्ट आराम से करो, इसने रात भर पढ़ाई करी है तो सब सोने को बहुत प्रायोरिटी, आप कभी भी सोइए, जितनी भी आपको नींद लेनी है। जैसे ऐसा घर में इशू है इतने बजे उठना है, इतना नींद नहीं, पूरा आप आराम से। तो पापा ने बात नहीं कराई। फिर दोबारा फ़ोन मम्मी के फ़ोन पे आया, तो वो मैनेजर सर का फ़ोन था स्कूल के। तो उन्होंने बोला सदफ कहाँ है, उसका तो एग्ज़ाम छूट रहा है, उससे बात कराइए। तो मम्मी ने पैनिक हुई और उन्होंने हमको उठाकर दिया कि सदफ बात करो सर से। तो सर ने बोला कि बेटा क्या कर रही हो। तो हमने बोला सर हम सो रहे हैं। तो उन्होंने बोला बेटा आपका तो पेपर ऑलरेडी 1.5 घंटा हो चुका है, चल रहा है बोर्ड का। तो उन्होंने बोला नहीं सर शाम को पेपर है। तो उन्होंने बोला आप एडमिट कार्ड चेक करिए, आपका मॉर्निंग में पेपर है। तो जब एडमिट कार्ड चेक किया तो वो सर एक्चुअल में मॉर्निंग में पेपर था। तो उस टाइम पे हम तुरंत पैनिक कर गए, बहुत डर गए और बहुत रोने लगे क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 12th का बोर्ड था। तो हम नानी के घर पे थी, मेरी खाला मेरे मामू सब लोग थे वहाँ पे। फिर हम लोग कोई तैयारी नहीं की, बस तुरंत जल्दी वहाँ से निकले। तो पापा लेके निकले। वहाँ पे पापा का ये रोल था कि पापा ने मेंटली बहुत सपोर्ट किया वहाँ पे। हमें लगा था वो डांटेंगे कि अरे इतना इररिस्पॉन्सिबल कोई कैसे हो सकता है, आपको ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन पापा ने पूरे रास्ते समझाया कि आप ये सोचो कि क्रिकेट में अगर 8 विकेट गिर जाते हैं तो अगर एक भी बैट्समैन स्ट्राइक पे खड़ा है वो मैच जिता देता है। तो आप ये सोचो कि आपके विकेट गिर चुके हैं, आपके पास स्ट्राइक है और आपको मैच जिताना है। तो कभी कभी 5% चांस होते हैं मैच जीतने के, लेकिन वो टीम जीत जाती है। तो आपको इस पॉजिटिव माइंडसेट से आप अपना पेपर लिखना है। पर उस टाइम पे सर ये बातें समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि वो पेपर ऑलरेडी 2 घंटे छूट चुके थे। फिर वहाँ पहुँचे तो मेरे स्कूल के टीचर खड़े हुए थे मेरी एब्सेंट रुकवाने के लिए। फिर जब वहाँ पहुँचे सर ने बोला आप पूरा पेपर करिएगा बेटा, भले ही आप थोड़ा लिखिएगा। अंदर गए तो जो टीचर थी उन्होंने बोला बेटा आप बीमार थी क्या। हमने बोला नहीं मैम हम सो रहे थे। तो पूरी क्लास हंसने लगी। तो उसके बाद सर जब पेपर मिला मेरे पास सिर्फ 1 घंटा था, 3 घंटे का पेपर बोर्ड का, 1 घंटे में लिखने का। हमने पूरा पेपर इतना जल्दी किया कि वो आधे घंटे में ख़त्म हो गया। अब फिर हमने सोचा कि 30 मिनट है मेरे पास, अब हम इसको कैसे और बेहतर कर दें। तो फिर हमने पूरी कॉपी में नंबरिंग शुरू की, 1 2 3 4 35 जितने भी पेजेस थे। उसके बाद हमने टू बी कंटिन्यूड पेज नंबर दिस, टू बी कंटिन्यूड पेज नंबर दिस करके पूरा दोबारा से सारा कंटिन्यू करके किया। तो इसके 2 एस्पेक्ट थे, या तो टीचर वो कर देने वाला था कि आपने चीटिंग करी है ये सोच के, या तो शायद वो समझता कि उसने सारे क्वेश्चन दोबारा लिखे हैं तो उसके मार्क्स मिल जाते। तो शायद ऐसा ही हुआ क्योंकि उसमें मेरे आउट ऑफ 100 95 मार्क्स आए सर। 95 डिस्टिंक्शन के साथ। तो ये इंसिडेंट ऐसा लगा कि पेपर छूट रहा था, आधे घंटे में लिखा, उसके बाद नंबरिंग भी किया। तो शायद नंबरिंग करना वहाँ पे इम्पोर्टेंट रहा क्योंकि फिर इसी वजह से मार्क्स ज़्यादा मिले, तो उसमें 95 मार्क्स आ गए। तो और एक ये भी सिचुएशन थी कि हम किस्मत का रोने लगते कि अरे मेरी किस्मत में नहीं है, ट्रैफिक भी आज ही मिल गया, हम सो गए, हम पेपर छोड़ देते हैं। तो वो हम किसी को भी आसानी से बता सकते थे कि मेरी किस्मत की बात थी। दूसरा ये था कि आप जो हो, जहाँ हो, जिस सिचुएशन में हो, जिन हालातों में हो, आप वहीं से बेहतर करने का सोचिए। और आज की यूथ में यही प्रॉब्लम है, वो डिप्रेस इसीलिए हो रही है, उसे लगता है कि हमने काफ़ी चीज़ें ख़राब कर दी, अब कैसे सही होगा। तो नहीं, आप पीछे जाके अपनी बिगिनिंग शुरू सही नहीं कर सकते, लेकिन आप जहाँ हो, जिस हालत में हो, जो भी रिसोर्स है आपके पास, आप वहाँ से शुरू करके अपनी एंडिंग, अपना अंत अभी भी सुधार सकते हैं, वो आपके हाथ में है। तो आपको वही करना है। बिल्कुल। एक चीज़ तो मैं भी ऐड करना चाहूँगा, आजकल क्या परेशानी लोगों के साथ में कि वो अपना, जैसे आपने भी मेंशन किया ना, कि वो रोने लग जाते हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम। अरे भाई प्रॉब्लम है तो क्या परेशानी है। अब जैसे आपने बताया आप यूपी बोर्ड से थी जी सर, और इतना सब हो गया, उसके बावजूद आपने उन चीज़ों को कंटिन्यू किया ना। जी सर। तो जो लोग देख रहे हैं उनको एटलीस्ट जो भी कोई
कंप्लेन करते हैं उनको ये तो समझना चाहिए कि देखिए जो निकल गया सो निकल गया, अब हमें आगे की तरफ ध्यान देना चाहिए और इतना सारा अभी हमारे पास कुछ है करने के लिए। नहीं सर, आपके पास टाइम है। हाँ। आप यूथ है और यूथ को बोलते ही हैं कि आप यूथ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूथ को युवा पावर बोलते हैं, युवा शक्ति है। तो आपको इतनी जल्दी परेशानियों से भागना नहीं है, हारना नहीं है। सुसाइड केस बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको ये देखना है कि प्रॉब्लम सबके साथ आती हैं और जब आप बड़ी चीज़ का टारगेट करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ती है। तो प्रॉब्लम को एक गेम की तरह देखिए, लेवल है, लेवल अप होता जाएगा, लेवल 1 2 3, तो चीज़ें मुश्किल आएंगी और जब ज़्यादा मुश्किल बढ़ जाए तो सोच लीजिए कि आप अपने टारगेट के ज़्यादा पास हैं। आप जितना पास आएंगे प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो आपको इसी तरीके से करना है, क्योंकि जब मेरा स्ट्रीम चूज़ करने की बात आई, 10th में मेरे अच्छे मार्क्स थे, डिस्टिंक्शन के साथ पास हुए। जब 11th में स्ट्रीम चूज़ करना था तो हमने आर्ट साइड ह्यूमैनिटीज़ लिया। तो टीचर्स और स्टूडेंट काफ़ी शॉक में थे कि अरे आप तो कितने अच्छे ब्राइट स्टूडेंट हैं, आपने ह्यूमैनिटीज़ ले लिया। तो मेरे जो मैनेजर सर थे उन्होंने अपने केबिन में बुलाया भी, उन्होंने बोला बेटा आप साइंस साइड ले लो। तो हमने बोला सर 2 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं, पढ़ाई हो चुकी है साइंस साइड में भी, अब कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने बोला कि बेटा आप बोलोगे तो हम फिर से पढ़वा देंगे, लेकिन आप साइंस साइड ही लो। तो हमने बोला नहीं सर, हमें आगे यूपीएससी करना है, तो हमने अभी से सोच लिया है कि मेरा बेस स्ट्रांग हो जाए, इसलिए हमने ये लिया हुआ है। तो फिर उन्होंने समझा, उन्होंने बोला ठीक है बेटा, फिर तो हम आपको सैल्यूट करेंगे, आप जाइए तैयारी कीजिए। लेकिन सर प्रॉब्लम बहुत आई, क्योंकि जब हमने ह्यूमैनिटीज़ लिया तो कोई बच्चा नहीं था, मेरे सारे फ्रेंड्स छूट गए, मेरे सारे दोस्त पीछे छूट गए। उन्होंने, किसी ने कॉमर्स लिया, किसी ने साइंस साइड लिया, क्योंकि वो ट्रेंड में था। जिनको नहीं भी पसंद था या जिनको आगे करियर भी उससे नहीं करना था, उन्होंने भी लिया क्योंकि सब ले रहे थे। तो हम अकेले हो गए। मेरी क्लास में हम और एक लड़का, बस 2 ही लोग थे। तो काफ़ी अकेलापन रहा वो 2 साल, बहुत ही हॉरिबल रहे वो 2 साल। लंच नहीं ले जाते थे क्योंकि अकेले खाने की आदत नहीं थी। तो वो 2 साल बहुत बुरे रहे, लेकिन फिर आपको उस चीज़ का फल मिलता है। क्योंकि अब आज जब मुझे जल्दी ही मेरे स्कूल में बुलाकर सम्मानित किया गया, तो वो एक बोलते हैं कि लाइफ कम्स टू अ कंप्लीट सर्कल, तो वो चीज़ घूम के वहीं आ गई कि जब जिस स्कूल में 2 साल स्ट्रगल किया अपने ही डिसीजन की वजह से, हम चाहते तो फैसला बदल सकते थे, साइंस साइड ले लेते, और 14-15 साल की लड़की से आप उम्मीद भी नहीं करेंगे कि वो इतना बड़ा डिसीजन ले ले। लेकिन मेरा ये फैसला था कि आगे जाके चीज़ें आसान होंगी, तो अभी डिसीजन टफ है, ठीक है। तो बाद में जब उस स्कूल में दोबारा बुला के सम्मानित किया गया, तो वो चीज़ ऐसा लगा कि कल तक हम वहाँ बैठे हुए थे, लोगों को देखते थे आते हुए, और आज हमें सम्मानित किया गया, शॉल दी गई, मोमेंटम दी गई, तो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि कोई और सपना हो या ना हो, लेकिन हर बच्चे का ये सपना ज़रूर होता है कि एक बार अपने स्कूल में एज अ चीफ गेस्ट जाएँ। तो वो चीज़ पूरी हुई, तो कहीं ना कहीं। और अब हम देखते हैं तो काफ़ी जो मेरे क्लासमेट है जिन्होंने साइंस साइड लिया था, जिन्होंने कॉमर्स लिया था, अब वो फील्ड चेंज कर रहे हैं, अलग सब्जेक्ट में पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो परेशान भी है, तो हमसे बोलते हैं हमें भी ले लेना चाहिए था या ऐसा। तो वो उन्होंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी। क्योंकि सर आज भी एक तबू है कि लोगों को लगता है कि आर्ट साइड का मतलब है जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, या आर्ट्स का मतलब है ड्राइंग बनाना, तो लोगों को नहीं पता है। तो जब हमने भी लिया था तो लोगों को लगता था अच्छा आर्ट साइड है, पढ़ने में ठीक नहीं थी क्या। तो आपको लोगों को सफाई देने की जरूरत नहीं है, आपको पता है आपका एम क्या है, आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, आप पूरा डेडिकेशन अपने गोल्स में दीजिए। आप दूसरों को समझाने में टाइम बिल्कुल वेस्ट ना कीजिए। हमने शुरू में बहुत टाइम वेस्ट किया लोगों को समझाने में, आप मत कीजिए, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है, आपके 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के पास बहुत टाइम है, वो लोगों की बुराई कर सकते हैं, लोगों को नीचा दिखा सकते हैं, क्योंकि उनके पास पूरा टाइम है। आपका टाइम इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। जो यूथ है या जो एस्पिरेंट है, चाहे आप नीट के एस्पिरेंट है, आप यूपीएससी एस्पिरेंट है, आप कोई भी एस्पिरेंट है, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप समझाने में टाइम वेस्ट ना कीजिए। जिनका विजन आपके जैसा नहीं, आप उनको मत बताइए कि आप क्यों कर रहे हैं, वो नहीं समझेंगे। आपको लगता है कि शाहरुख खान को कोई पोस्ट में आके कहता होगा आपकी मूवी नहीं चलेगी, आप फ्लॉप एक्टर है, वो जाके उनको मैसेज करके बताते हैं कि मेरा तो हिट हो गई मूवी और मैं अब तुमसे बेहतर हूँ। नहीं, वो टाइम वेस्ट नहीं करते, उनके पास टाइम नहीं है। आपको भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, फोकस रहिए अपने आप पे, अपनी पर्सनालिटी पे, अपने बोलने के तरीके पे, अपने आई कॉन्टैक्ट, अपने कॉन्फिडेंस पे, उसको, और अपनी वीकनेस पे। आपको अपनी कमियां पता होनी चाहिए, दूसरों को पता हो या ना हो, आपको अपनी कमियां पता होना चाहिए, वीकनेस पता होनी चाहिए, ताकि आप उस पर काम कर सकें। क्योंकि अक्सर होता है, जैसे हम कहीं जाते हैं, हमने कहीं बोला या किसी जगह पे इनविटेशन मिला, तो बैक स्टेज लोग आके बोलते हैं कि हमको आपकी तरह बनना है मैम, आप मेरी इंस्पिरेशन है। बहुत अच्छा लगता है ऐसा सुन के, क्योंकि ऐसा लगता है कल तक हम भी वहीं पे थे और अभी भी हैं। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि हमें उनकी तरह बनना है, हमें उनकी तरह सीखना है, इंस्पिरेशन कौन है मेरी, रोल मॉडल कौन है मेरी, तो बोलते हैं। लेकिन हमें पता होता है बैक ऑफ द माइंड के मेरे में क्या अभी भी कमियां हैं, किन चीज़ों पे काम करना है। तो लोगों के सामने आप कभी कभी कमियां छुपा सकते हैं अपनी, पर आपको आपकी कमियां पता होनी चाहिए, ताकि आप घर आके अकेले कमरे में बैठ के उस पर काम कर सके, ताकि
अपने आप को और बेहतर बना सके, क्योंकि परफेक्शन चीज़ जैसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि टाइम और सिचुएशन के साथ चीज़ें, जो परफेक्शनिज्म का डेफिनेशन है वो चेंज होता है। तो आपको अपने में चेंजेस लाना है, आपको अपनी जो प्रॉब्लम्स है, जो आपकी वीकनेस है, उस पर काम करते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आपको ये नहीं सोचना हमने बहुत अचीव कर लिया अब आराम करते, नहीं, आपको लगातार उस पर ऐसे मेहनत करनी है जैसे आपने अभी कुछ अचीव नहीं किया है। आपने जैसे एक चीज़ बताई, आपके पेरेंट्स का बहुत आपको सपोर्ट रहा है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपका पेपर के 2 घंटे निकल गए, पापा जी आपको छोड़ने जा रहे हैं, फिर भी बोल रहे हैं कि चलो कोई नहीं, जो हुआ सो हो गया। लेकिन आजकल एक चीज़ आपने मेंशन करी थी कि बच्चे बहुत ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं, तो उसके पीछे का जो मैं समझ पाया वो ये है कि आजकल हमारा जो पूरा एनवायरनमेंट है, प्रेशर इतना प्रेशर क्रिएट करते हैं, और आजकल के पेरेंट्स भी पता नहीं क्या कर रहे हैं कि बेटा तेरे को ये पढ़ना है, ये पढ़ना, अरे भाई पढ़ लेगा, इतना क्यों जबरदस्ती कर रहे हो। लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके पेरेंट्स आपको हर समय सपोर्ट किया। और इसके अलावा कोई और मैं सुनना चाहूंगा, आपके माता पिता ने कहाँ कहाँ आपको सपोर्ट किया? जी सर, बिल्कुल सर। पहले आपका इसी पॉइंट का आंसर करते हैं कि सुसाइड हो रहे हैं, प्रेशर हो रहा है, तो ये तो बिल्कुल होता है कि आप पेरेंट्स में देखिए एक ये टेंडेंसी है कि वो अपने बच्चों को एक रैट रेस में लगा रहे हैं कि उनका बेटा बेटी ऐसा कर रहा है, आपको भी करना है, आपको ये साइड लेनी है, आपको ये पढ़ना है। आपको अपने बेटा या बेटी की खुद की कमी और स्ट्रेंथ पता है, तो पेरेंट्स को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स को एक ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहिए कि बच्चा अपना करियर खुद चूज कर सके, उसको इतना फ्रीडम होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए आजकल ऐसा होता है ना कि किसी फैमिली में सब डॉक्टर ही डॉक्टर हैं, सब इंजीनियर है, तो आने वाली जनरेशन पे प्रेशर पड़ता है। उनका इंटरेस्ट है या नहीं है, लेकिन उनको बनना है, क्यों? क्योंकि सब बन रहे थे तो हम भी बन गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका इंटरेस्ट किस में है? आप मेरी फैमिली देखिए, हम 3 भाई बहन हैं, हमारे सिबलिंग छोटे जो हैं, मेरी बहन है शिफा खान, वो उसका ये मेरा जैसे था, हमने अपना आर्ट साइड में पढ़ाई करी, ह्यूमैनिटीज, और फिर सिविल सर्विसेज का हो गया। जो मेरी सिस्टर है उसने कॉमर्स से पढ़ाई करी 12th तक, उसके बाद फिर वो BBA और MBA कर रही है। मेरा भाई आतिफ खान, उसने साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई करी मैथ्स में, और वो क्रिकेट का कर रहा है अभी ट्रेनिंग, इकाना स्टेडियम जाता है। तो आप देखिए मेरी खुद की एक फैमिली में तीनों ही के करियर पाथ काफ़ी डिफरेंट है, और उसकी आज़ादी मेरे मम्मी पापा ने दी। मेरे मम्मी पापा की तरफ से कोई प्रेशर नहीं रहा, उनका मतलब है ठीक है आप पढ़िए, अगर आपका इंटरेस्ट है पढ़ाई में आप पढ़ाई करिए, जिस फील्ड में पसंद है वो करिए, हम सपोर्ट करें। और अगर आपको स्पोर्ट एज अ करियर ऑप्शन लेना है, क्योंकि जनरली लोगों को लगता है ना कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ऐसा कॉन्सेप्ट लगता है। मैं ऐड करना चाहूंगा, खेलोगे कूदोगे बनोगे गंवार, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे होशियार, ये हमारी तरफ चलता है। अच्छा, यहाँ पे चलता है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, क्योंकि लखनऊ का है, और खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो अगर ऐसा कॉन्सेप्ट अगर हम विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर को दिए होते तो वो शायद आगे नहीं एक्सेल कर पाते। तो अभी भी पेरेंट्स ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स को एज अ करियर मानते ही नहीं है, उन्हें डॉक्टर इंजीनियर या तो फेल ऐसा लगता है उन्हें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऑप्शन देने चाहिए बच्चों को, और वो जो कर रहे हैं उसमें आप सपोर्ट करिए। मेरे घर में कोई प्रेशर नहीं है, इवन वो सपोर्ट भी कर रहे हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, हर तरीके से इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद भी वो ऐसा प्रेशर नहीं लाते कि आपको सक्सेसफुल होना ही है अपनी फील्ड में। उनका सिंपल है कि आप कोशिश करिए, और अगर आपका कुछ भी नहीं होता है तब भी हम बहुत खुश हैं क्योंकि आपने कोशिश करी। और सर सच में ये एक चीज़ है कि हार जाना या फेल हो जाने का मलाल इतना दुख नहीं देता जितना कोशिश ना करने का मलाल देता है। तो हम जैसे अभी UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो सक्सेस रेट इसमें बहुत 1-2% का रहता है, तो कोई गारंटी नहीं है कि हम कामयाब होंगे, लेकिन अगर कोशिश ना करते तो इस बात की गारंटी ज़रूर होती कि हम कामयाब नहीं होंगे। तो आप कोशिश करेंगे ताकि हम अगर 40-50 साल की उम्र में हम बैठ के कभी ये ना सोचे काश कोशिश कर लिए होते, तो मलाल नहीं होगा, ये रहेगा कि हमने अपना पूरा बेस्ट दिया, फिर नहीं हुआ कोई बात नहीं। तो जब आप कोशिश करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि कामयाब इंसान वो नहीं है कि वो हारा ही नहीं है या वो फेल नहीं हुआ, वो है कि वो फेल के बाद रुका नहीं, उसने कोशिश करी है। तो आप कोशिश करिए, क्योंकि कुछ ना करना ज़्यादा रिस्की है आज के टाइम पे। और पेरेंट्स को प्रेशर बिल्कुल नहीं बनाना है, सोसाइटी के प्रेशर में बिल्कुल नहीं आना है कि लोग क्या कह रहे हैं। आपको जैसे मेरे पेरेंट्स हमको सपोर्ट कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लोग क्या कह रहे हैं, किसी तीसरे का ओपिनियन मेरे लिए मैटर नहीं कर रहा है। अगर कोई आकर कह रहा है कि लड़की को क्यों पढ़ा रहे हैं, पढ़ के क्या करेगी, शुरुआत में इफेक्ट करता है, आप जवाब देते हैं, आपको लगता है अरे ऐसा क्यों बोल दिया, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और ये ऐसा बोल रहे हैं। आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप एटलीस्ट ऐसा ना बोलिए, लेकिन आपको कुछ नहीं कहना, आप लोगों को म्यूट पे रखिए। वो कुछ भी बोल रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, आपकी आवाज़ उनकी आवाज़ आपके कानों तक नहीं आनी चाहिए, उनको बोलने दीजिए। जैसे डिबेट में कुछ म्यूट कर दिए जाते हैं, आप उनको म्यूट कर दीजिए। आप अपने मम्मी पापा के सुनिए, भाई बहनों के साथ रहिए, एंजॉय करिए और अपने लक्ष्य की तरफ रहिए। एक मैं बात पूछना चाहूँगा, चूँकि आप लड़की भी हैं और युवा भी हैं, लेकिन आजकल
शहरों में देखिए चाहे ग्रामीण पृष्ठभूमि में देखिए, लड़कियों को बहुत ज़्यादा लोग बढ़ने नहीं देना चाहते। जिनके माता पिता थोड़ा ठीक ठाक पढ़ गए हैं वो तो अपनी बेटियों को आगे लाते हैं, लेकिन आज भी अगर आप भारत में देखिए तो लोग बेटियों को इतना आगे नहीं बढ़ने दे रहे। तो कुछ क्या उनकी मेंटेलिटी में क्या सुधार किया जा सकता है? क्या एक आप मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपनी बेटियों को आगे लाएं? क्योंकि भाई कोई इतना अंतर तो है नहीं, जितना बेटे को मौका दिया उतना बेटी को भी दिया जाए। तो क्या आप उसके बारे में बताना चाहेंगे? जी सर, तो सर जैसे आपने बात की कि पढ़े लिखे या नहीं पढ़े लिखे, तो सर मेरा तो ये मानना है कि वो एक इंसान कैसा है मैटर करता है। कभी कभी आप देखिए गांव से भी जो लोग हैं, कोई रिक्शा पुलर है या कोई डेली वेज अर्नर वाले पेरेंट्स आ रहे हैं, वो भी बच्चों को पढ़ाएंगे, लड़कियों को पढ़ाते हैं। कभी कभी पढ़े लिखे घर से भी लोग जो है वो ऐसी सोच रखते हैं, अच्छे घर के लोग हैं, अच्छे पैसे वाले लोग हैं, लेकिन उनकी सोच है लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनकी अपब्रिंगिंग आ जाती है, उन्हें बचपन से जो कंडीशनिंग मिली, जो माहौल मिला, उनकी गलती नहीं है। वो जिस माहौल में बड़े होते हैं उन्हें लगता है कि ये चीज़ गलत है। तो अगर आप अपने बच्चों को बचपन से ऐसे सीख देंगे कि सब बराबर है, कि आपको कैसे बात करना है लोगों से, कैसे इज्जत देना है लोगों को, तो वो चीज़ आती है। तो अगर आप बचपन से सिखाएंगे कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना है बेटा, तो वो बच्चा जब बड़ा होता है तो उसे लगता है कि हमें अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाना है। तो पहले तो माहौल और कंडीशनिंग इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है कि सर देखिए कि कोई भी फील्ड हो, जैसे अभी मार्स पे जो मिशन गया उसमें जो डायरेक्टर्स थे वो फीमेल रही, चाहे राफेल उड़ाने की बात हो या कारगिल पे अभी मूवी बनी थी, उनकी भी जो कारगिल में प्लेन उड़ाया एयरफोर्स में, गुंजन शर्मा वो जो रही वो फीमेल रही, और बहुत सारे आप तो उंगलियों पे गिन भी नहीं सकते कितनी फीमेल्स रही हैं जो सब कर रहे हैं। बट ये सर कहीं ना कहीं ताज्जुब की बात है कि लड़कियों को आप पढ़ाते नहीं हैं, फिर जब आप हॉस्पिटल में अपनी बीवी को, अपनी बेटी को ले जाते हैं, आप फीमेल डॉक्टर ढूंढते हैं। तो आप बिल्कुल सही बात है। आप फीमेल डॉक्टर या गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, आपको फीमेल डॉक्टर चाहिए होता है। आप अपनी वाइफ को ले जाते हैं डिलीवरी के लिए, आपको फीमेल डॉक्टर चाहिए होता है, और आप अपनी बेटी नहीं पढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप खुद की बात को काट रहे होते हो। दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको सोच बदलने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है, क्योंकि आपका कोई भाषण सुन के नहीं बदलता। आप किसी को कितना ही समझा दीजिए, लेकिन जब आप एक एग्जाम्पल सेट करते हैं तो लोगों की सोच अपने आप बदलती है देखकर। यहाँ पे भी जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, तो जो मेरे एरिया मोहल्ले के लोग हैं तो वो भी आजकल थोड़ा पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं कि हम भी अपनी बेटी को पढ़ाएंगे, कि उनकी बेटी पढ़ रही है, अच्छा करी, हम करेंगे। तो जब आप कुछ अच्छा करते हैं अपने एक्शंस के थ्रू, तो आप लोगों के लिए रास्ते खोलते हैं। तो इसलिए हमें ये लगता है कि मेरे पे ये भी जिम्मेदारी है कि आप ज़्यादा गलतियां नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी गलती से बाकी लड़कियों के लिए दरवाजे बंद होंगे। क्योंकि समाज जो है ना वो इस तरीके से कंडीशन हुआ है कि औरतों को जल्दी जज कर देता है। जैसे अभी एक केस था कि जो डीएम या एसडीएम बनने के बाद वो उन्होंने छोड़ दिया, तो एक कॉन्सेप्ट चढ़ गया कि बेटी पढ़ाओ बीवी मत पढ़ाओ। तो ये वही लोग हैं जो ये कुछ थोड़ा सा समाज है जो लोग अपने में इनसिक्योर हैं, जिन्हें लगता है कि हम में वो काबिलियत नहीं है, वो औरतों की काबिलियत से डरते हैं, जिन्हें लगता है कि हम औरतों को अगर पढ़ा देंगे तो वो हमसे बेहतर कर सकती हैं। वो लोग ऐसे सोच रखते हैं। क्योंकि देखिए मेरे भी पापा हैं, वो हम दोनों ही बेटियों को, इवन मेरे भाई से ज़्यादा वो पढ़ाने में वो करते हैं कि हम पूरी जायदाद बेच देंगे अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाने के लिए। तो उनकी सोच ये कि उन्हें पता है कि अगर आप औरतों को इसीलिए वो दबा रहे हो, आप नहीं पढ़ने दे रहे हो क्योंकि आपको डर है कि आप उनसे बेहतर नहीं हो। और जो आदमी, जो मर्द डरते नहीं हैं, जिन्हें अपने आप में कॉन्फिडेंस है, वो कभी भी औरतों के लिए ऐसा नहीं बोलते हैं। उन्हें कॉन्फिडेंट है कि हाँ ठीक है, हम भी बेहतर हैं। दूसरी चीज़ है कि ये सोच जो है वो किसी आदमी या औरत से नहीं जुड़ी हुई। जो पैट्रियार्की है वो एक सोच है, वो किसी में भी आपको मिल सकती है। अब मैंने ऐसी औरतें भी देखी हैं जो औरतों के खिलाफ बोलती हैं, और ऐसे आदमी भी देखे हैं जो औरतों को सपोर्ट करते हैं, उनकी पढ़ाई को सपोर्ट करते हैं। तो ये जो सोच है वो कहीं भी आपको मिल सकती है। वो सिर्फ ऐसा नहीं कि आदमी ऐसा सोचते हैं। और बहुत जैसे बोला, बहुत जल्दी जज कर देते हैं, क्योंकि ऐसे हजारों लाखों एसडीएम है, एसडीएम के ऐसे प्रेसिडेंट बन चुकी हैं, ऐसी चीफ रह चुकी हैं ऑर्गेनाइजेशन की, जिनको उनके हस्बैंड ने सपोर्ट किया, पढ़ाया और फिर वो साथ में रहे। तो ऐसा नहीं। और ऐसे आदमी भी बहुत मिले जिनको उनकी वाइफ ने सपोर्ट किया और बाद में छोड़ दिया। और कई बार तो ऐसा होता है कि आदमी सक्सेसफुल होने के पहले ही छोड़ देते हैं। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन रहे, बहुत सारे ऐसे नामी शख्सियत रहे जिन्होंने अपनी बीवियों को छोड़ दिया। तो क्या हम ये बोले कि सारे मर्द जात ऐसे? नहीं, तो ये गलत भी है। आप सबको कैटेगराइज मत करिए, क्योंकि अच्छे बुरे लोग हर रिलीजन में, हर कास्ट में, हर एथनिसिटी में, हर जेंडर में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात जी सर। और सपोर्ट करने की बात आई तो यही चीज़ है कि जब आप एग्जाम्पल सेट करते हैं, आप अपने एक्शंस के थ्रू लोगों को मोटिवेट करेंगे तो लोगों की सोच बदलेगी, और सब बदल रही है। आप अभी देखिए तो हर फील्ड में लड़कियां आगे आ रही हैं। बस यही है कि आपको प्रेशर नहीं बनाना है, बच्चों को जिस चीज़ में वो कर रहे हैं आप उनको सपोर्ट कीजिए, और
बस धीरे धीरे हो दो जाएगा। चीजें मैं इसमें बड़ी अच्छी लगी। एक तो ये है कि हमें न कि भाषण देके बल्कि हमें करके अपने दिखाना एक्शंस के थ्रू बताना है। अब जैसे आपने यहाँ पर इतना अच्छा किया कि आपके जो मोहल्ले की लड़कियां हैं वो आपसे देख के मोटिवेट हो रही हैं, और मोटिवेट हो रही हैं तो आगे बढ़ रही हैं। जो उनके पेरेंट्स हैं आपके मोहल्ले में वो कह रहे हैं कि चलो अच्छा ये कर सकती है तो हमारी बेटियां भी कर सकती है, तो वो आपको देख करके उनको भी मोटिवेशन मिल रहा है। दूसरा मैंने ये चीज नोटिस करी है कि लड़कियों को अगर एक मौका दिया जाता है तो करके बहुत अच्छा दिखाती हैं। तो हमें चाहिए कि सबको बराबर तरीके से, खैर लोग बहुत ज्यादा चीज आगे बढ़ चुकी है, आगे भी आए हैं, लोग कर भी रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनको भी चाहिए कि प्रॉपर तरीके से जो एटलीस्ट जो कर सकते हैं, जैसे आपके पिताजी तो इतना कुछ कर रहे हैं आपके लिए, हर तरीके से खड़े हैं। तो कोई अगर गरीब भी है, मैं उनके लिए संदेश देना चाहता हूँ कि अगर कोई गरीब भी है तो जितना आप कर पा रहे हो एटलीस्ट करो, मौका दो। कोई जरूरी थोड़ी कि बहुत हाईफाई स्कूल में पढ़ाना है, सरकारी भी है, और नहीं तो जहां मौका मिलेगा वहां पर मौका दो, लेकिन करो जरूर। क्योंकि कुछ ना करना ज्यादा रिस्की, जैसे हमने बोला आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। और दो ही ऑप्शन रहते हैं, या तो आप अपनी सिचुएशन का रोना रोइए पूरी लाइफ, या तो आप जहां हैं, जिस हाल में है, जिन हालातों में और जो भी रिसोर्सेस है आप वहां से शुरू कीजिए। और बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जिनके पास कोई रिसोर्स नहीं थी। अभी 12th फेल मूवी आई तो आप वो देखिए कितनी इंस्पिरेशनल है। उनके पास खाने को नहीं था, रहने को नहीं था, पर उन्होंने कैसे अपना IPS बने सर। तो ये सब दिखाता है कि कोई भी सिचुएशन हो आपको एक चैलेंज की तरह लेना है, और कोई भी सिचुएशन आपकी स्ट्रेंथ से, आपकी मेंटेलिटी से, आपका मेंटल स्ट्रेंथ से बड़ी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज ये भी है कि जैसे आपने बोला पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार सर होता है कि लड़कियों को उनके माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं पर वो समाज के डर से नहीं पढ़ाते हैं। लोग क्या कहेंगे, लड़की पढ़ रही है, क्या कर रही है। तो मेरा पेरेंट्स को भी एडवाइस है कि आप समाज ही मत सुनिए, क्योंकि समाज आपके बिल पेमेंट नहीं करेगा। सही बात है। तो आपको अपनी फैमिली, अपनी बेटियों को पढ़ाइए, आप सबको म्यूट पे रखिए और आप अपनी बेटियों को पढ़ाइए, आप उनको सपोर्ट कीजिए। और बेटियों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने पेरेंट्स के लिए ऐसे अवसर लाएं कि ताकि वो गर्व महसूस कर सके कि हमारी बेटी है। तो बस ये है कि आप सोसाइटी लोग, क्योंकि लोग देखिए खुश कभी नहीं होंगे, वो शाहरुख खान हो या प्राइम मिनिस्टर बन जाइए या प्रेसिडेंट बन जाइए, वो भगवान में भी शिकायत नहीं करते, भगवान आपने ये क्यों पूरे नहीं किए, तो वो भगवान से भी खुश नहीं है, तो आप तो फिर भी इंसान है। तो आप अपना बेस्ट दीजिए, और समाज के डर से, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे अवसर है वो छोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए कि समाज क्या कहेगा, वो खुश कभी नहीं होगा आप जो भी करेंगे। तो आप बस अपना बच्चों को सपोर्ट कीजिए, जो भी पेरेंट्स है, बस प्रेशर मत बनाइए बच्चों पे। मेरे घर में कोई प्रेशर नहीं, और आप मानेंगे नहीं सर, आपको हंसी आएगी कि पढ़ाई का ये चीज है कि हमारे घर पे रूल है कि जब पापा घर आ जाएंगे हम कोई पढ़ाई नहीं करेगा, ये रूल है। कोई कॉपी खोल के नहीं बैठेगा, ये नियम है। मम्मी पापा सब रात को, एक फैमिली टाइम होता है कि हम रात में सब बैठे हैं, हंसी मजाक हो रहा है, हम अपने दिन की बात शेयर कर रहे हैं। तो ये सब एक माहौल होना चाहिए क्योंकि देखिए पढ़ाई लिखाई करियर आपकी लाइफ का पार्ट है, आपकी लाइफ नहीं होनी चाहिए पूरी, क्योंकि जिंदगी में और भी बहुत सारी चीजें हैं। इंजॉयमेंट भी जरूरी है, आपका रेस्ट करना भी जरूरी है, फैमिली टाइम भी जरूरी है, तो बैलेंस करके चलना है। तो हमारे घर में रूल है कि फैमिली टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। पापा घर आ गए, आपने खाना ना खा लिया, आपने बुक्स बंद करिए, आप टाइम दीजिए, अब इतना पढ़ने की स्ट्रेस नहीं है। एक इंसिडेंट था बचपन में, मतलब हम 2nd या 3rd आ रहे होते थे, तो हमने पापा को बोला कि पापा हम फर्स्ट आ जाएं थोड़ी सी मेहनत करके, तो फीस नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि ऐसा रूल था स्कूल में। तो पापा बोले बेटा चंद पैसों के लिए तुम अपनी नींद खराब करके फर्स्ट आने की कोशिश मत करो। तुम 2nd आ रही हो, ठीक है, 2nd भी कम नहीं होता है, हम उनमें से नहीं है कि अब मेरी बेटी फर्स्ट ही आए, 2nd आओ, लेकिन लाइफ एंजॉय करके करो। तो ऐसा एनवायरनमेंट घर में होना चाहिए कि कोई प्रेशर नहीं हो कि हम फेल हो गए तो सुसाइड करना पड़ जाए, या UPSC का अटेम्प्ट नहीं निकला सुसाइड कर ले, कोई बात नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं, नहीं निकला और भी चीज़ हो जाएंगी, पर कम से कम अपना बेस्ट दे दे, वहाँ पे कमी ना छोड़े। तो ये चीज़ तो है। और हम तीनों ही भाई बहन का इस तरीके से चीज़ें बेहतर हो पाई, अब देखिए, तो उसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स का रोल है। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी अपनी मम्मी के बारे में, थोड़ा मेरी माँ के ऊपर हो जाएगा, लेकिन उनका रोल बहुत ज़्यादा बड़ा है। बताइए हमें, मैं खुद पूछना चाह रहा था। जी सर, बिल्कुल। आज तक, मतलब अभी तो हम UPSC की तैयारी कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल हुआ है, बट आप मानेंगे नहीं, हम आज तक अपनी मम्मी से एडवाइस लेते हैं, UPSC की चीज़ों में भी एडवाइस लेते हैं। कोई टॉपिक आ गया कि मम्मी ये वाला टॉपिक चूज करे बोलने के लिए, ये वाला टॉपिक, तो मम्मी बताएंगी, समझाएंगी भी। तो इसमें क्या आता है कि मेरी मम्मी में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि एक होता है ना कि लोगों में जैसे नशा होता है कि सिगरेट का नशा या शराब का नशा, उनमें नशा है नई चीज़ों को जानने का, जानकारी इकट्ठा करने का। आप मानोगे नहीं, मतलब हमें नहीं पता होता देश दुनिया में क्या हो गया, और ईरान ने मिसाइल छोड़ दी है, या कौन सी बैटरी बन गई है, या अभी कौन सा रिवोल्ट किसी जगह पे बच्चों ने किया, तो क्योंकि मम्मी को सारी इन्फॉर्मेशन होती है। हम कॉलेज से आएंगे, मम्मी बोलेंगी आज वहाँ ऐसा हो गया है, ये अभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें ये रिजल्ट निकला हुआ है, इतना ये बिल पास हुआ है, ये बजट वहाँ गया है, उनको सब पता होता है। मतलब घर में जो किताबें होंगी वो मम्मी पढ़ती रहती हैं कि अच्छा ये चीज़ है, क्योंकि जनरली औरतों में रहता है कि हम पढ़ के क्या आप करेंगे,
हम होम मेकर, हाउस वाइफ है, हमारा घर का काम है, हम जान कर क्या हमें क्या करना है, तो वो बहुत वेल इन्फॉर्म्ड रहती हैं। और वेल इन्फॉर्म्ड मतलब इस तरीके से कि अगर वो कोई हेडिंग भी पढ़ती है ना कि नागालैंड में बच्चों ने रिवोल्ट किया या बीजिंग में, चाइना में ऐसा ऐसा हुआ, तो वो सिर्फ न्यूज़ नहीं देखती, उसकी बैक स्टोरी भी जानना चाहती है कि जैसे मिला कि कोई एक आइलैंड मिला है अभी साउथ कोरिया में, तो उनका अफ्रीका में या कहीं पे, तो उनका मतलब होता है कि ये जो लैंड मिला है उसकी हमें पूरी हिस्ट्री भी पता करनी है, तो पूरा गूगल से और ये सब हिस्ट्री भी पूरा पढ़ लेंगी कि पूरी बैक स्टोरी क्या है। तो जब आपको एक माँ इस तरीके से मिलती है जो इतना वेल इन्फॉर्म्ड है, तो आपको तो ऑब्वियसली होना पड़ता है, तो उनको सारी चीज़ की जानकारी है। मतलब आप एरोप्लेन उड़ाने से लेकर उसको लैंड करने तक आपको हर फील्ड, IT हो गया, एजुकेशन हो गया, हर सेक्टर की वो जानकारी रखती हैं। तो इसका एक इम्पैक्ट पड़ा हम तीनों भाई बहनों पे। इससे आपको बड़ा फायदा मिलता होगा कि आपको रिसर्च नहीं करनी पड़ती सर। कॉलेज से घर आते हैं तो मम्मी बोल देती हैं कि सदफ ये वाला प्रोजेक्ट बन रहा है वहाँ पे, तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़, इसलिए कभी कभी मेरे मामू लोग बोलते हैं कि इनको ये गूगल है, हाँ? गूगल आपा है इनको सब पता है। और सर उनको जनरली पता होगा, और छोटे मोटे डेटा नहीं पता होंगे। मेडिसिन आई है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हुआ है, कितना GDP बढ़ा है, कितना %, इन्फ्लेशन रेट, मॉनेटरी पॉलिसी। और मम्मी ने 12th तक की पढ़ाई करी है, पर आप मान सकते हैं उन्हें फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, कितना रेट, सब पता होता है, क्योंकि वो इन्फॉर्म्ड रहती हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि मम्मी का बचपन से जो ग्रूमिंग और टीचिंग स्टाइल रहा, हम तीनों भाई बहनों को बचपन से जिस मोल्ड में पाला है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर इस चीज़ को तो हम लिख के बोल सकते हैं, आप उनको कोई भी एक बच्चा दीजिए 4-5 साल का, वो उनको होशियार बना सकती है, उनमें वो काबिलियत है। मतलब एक होता है कि उन्होंने ऐसे पढ़ाया हमें बचपन से, ऐसी टेक्निक यूज़ की होती है, जैसे एजुकेशनल टेक्निक्स बोलते हैं, ऐसे मेथड्स यूज़ किए हैं कि हमें पढ़ाई कभी पढ़ाई लगी नहीं, हमें वो खेल लगा, हमें वो मस्ती लगी। हम तीनों भाई बहन बहुत ही पढ़ाई को बहुत ही लाइटली हमेशा लिए, क्योंकि हमें पढ़ाई, मम्मी ने पढ़ाई लगने नहीं दी। हमारे तीनों की ट्यूशन नहीं लगी कभी। हम इंग्लिश मीडियम से थे, भाई की मैथ्स की लगी थी, क्योंकि मैथ्स में आप पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि मम्मी को ट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आजकल लोग बोलते हैं हमारी नर्सरी से ट्यूशन लग रही है, 4th क्लास में ट्यूशन है, 7th क्लास में ट्यूशन है, 2-2 ट्यूशन टीचर हैं, बल्कि वो अच्छे स्कूल से पढ़ रहे हैं बचपन से, तभी उनकी ट्यूशन लग रही है। तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं बच्चों पर प्रेशर डाल रहे हैं, स्कूल का प्रेशर, फिर अब वो अपने ट्यूशन का प्रेशर दे दिया। तो मेरा मम्मी का मतलब था कि नहीं, हम बच्चों को इतना प्रेशर नहीं देंगे। उन्होंने खुद पढ़ाया, और उस वजह से आज हम लोग यहाँ बैठे और आपसे बात कर रहे हैं। उनके जो मेथड से, जैसे मेरा भाई है सर, काफ़ी दुलारा था मेरे मम्मी पापा का, दादी दादा का, तो वो स्कूल ही नहीं जाता था सर, कभी नहीं। मतलब वो सिर्फ एग्जाम देने स्कूल जाता था, नॉर्मल दिनों में नहीं। तो मेरी मम्मी उसको एक दिन में पढ़ाती थी जिसमें वो एवरेज से ज़्यादा मार्क्स लाता था, खेल खेल में, सिर्फ एक रात में पूरे साल की पढ़ाई। तो उनमें वो कैपेबिलिटी है कि वो बच्चे को एक रात में पढ़ा के उनको टॉप करवा सकती हैं। तो बचपन से जो उन्होंने हमारी पर्सनालिटी मोल्ड करी, जो डिसिप्लिन दिया, जो हमारे अंदर जो मेथड्स यूज़ करके हमें पढ़ाया, उस वजह से हम लोग आज आपके सामने बैठे। हम तीनों भाई बहन, क्योंकि एक सही हो, 2 सही हो, तीनों, क्योंकि तीनों को उन्होंने जो तरीके इस्तेमाल किए पढ़ाने के, वो आज भी यूज़ करती हैं हमें। जैसे हम डिप्रेस हो गए, हम टेंशन में आ गए, तो जाते मम्मी नहीं हो रहा है, तो मम्मी इतने अच्छे से मोटिवेट करेंगी, समझाएंगी। और कोई भी चीज़ पढ़ाई में समझ नहीं आ रहा, तो मम्मी इस तरीके से बताती हैं कि वो चीज़ आपको आसान लगती है, आपको पढ़ाई नहीं लगती। तो आप कोई भी बच्चे को मम्मी को दे दीजिए छोटे से, वो उसको बहुत राजा बेटा और सुपर हीरो बना देगा। तो ये भी चीज़ है। तो पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो पापा से थोड़ा मेंटल स्ट्रेंथ मिली कि सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन आ जाए, आपको हारना नहीं है, आपको लड़ना है। मम्मी से एक पर्सनालिटी ग्रूम हुई कि पढ़ाई नहीं लगी, पढ़ाई, बचपन से पढ़ाई में इंटरेस्ट आ गया क्योंकि मम्मी ने पढ़ाया। क्योंकि जनरली लोग बोलते हैं कि अरे तुम तो इतनी बड़ी बेटी हो, तो आपके बच्चे, मतलब आपके भाई बहन तो आपकी वजह से आगे। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर तो कोई बड़ा भाई बहन नहीं था। तो मेरा जो भी सब कुछ किया मेरी मम्मी ने किया, बिना ट्यूशन के किया। तो मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ तो सिर्फ मम्मी की वजह से, मेरे मम्मी पापा की वजह से। क्योंकि जब आप कोई पेड़ अच्छा फल देता है ना, तो आप पेड़ को जाके नहीं बोलते आपका फल बहुत अच्छा था, आप उस माली को कहते हैं जिसने सींचा, जिसने बीज डाला। तो आज अगर हम आपके सामने बैठे हैं, तो आप हमारी तारीफ से ज़्यादा आप मेरे मम्मी पापा की तारीफ कीजिए, माँ बाप की कीजिए, जिन्होंने हमें सींच के इस तरीके से बनाया कि हम आज आपके सामने बैठ पाए। तो पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बढ़िया बात है कि अगर ऐसी माएँ हमारे समाज में अगर सबके पास हों, तो कितना चीज़ें सुधर जाएंगी, कितना सोसाइटी में अपलिफ्टमेंट होगा, कितना लोग एजुकेशन के लिए आगे बढ़ेंगे। और मैं माता जी को प्रणाम करना चाहूँगा कि उन्होंने इस तरीके से आपको सपोर्ट किया। सबसे बढ़िया बात है कि माता जी समय समय पर चीज़ों को देख कर आपको बताती रही, तो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है ये सारी चीज़ें, बड़ी प्रेरणा मिलती है इनसे। और इसमें यह भी है कि हम अगर अपनी बेटियों को या बहनों को या कोई भी लड़कियां उनको पढ़ाएंगे, तो आगे आने वाली जो जनरेशन है, चूंकि आपने जैसा अभी बताया था कि अगर बच्चे की जो पालन पोषण होता है वो माँ ही करती है, तो
हमें अपनी सोसाइटी के लिए अपनी बेटियों को तो पढ़ाना ही पड़ेगा, एटलीस्ट नहीं नौकरी करेंगी वो अलग बात है, लेकिन अपनी एक बढ़िया जनरेशन के लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इसमें। और सर इसीलिए कहते हैं जब आप एक बेटा पढ़ाते हैं तो आप एक इंसान को पढ़ाते हैं, लेकिन जब आप बेटी पढ़ाते हैं तो आप पूरे परिवार को पढ़ा देते हैं, क्योंकि उसकी सीख आगे जाती है, उनकी मेंटेलिटी चेंज होती है, वो आपके बच्चों को अच्छी परवरिश दे पाती है। तो पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है और पेरेंट्स को तो सपोर्ट करना ही चाहिए पढ़ाई के लिए। नहीं बिल्कुल, बहुत मतलब मुझे सुन के खुद इंस्पिरेशन आ रही है। और बाकी हम तो चूंकि यही एजुकेशन के फील्ड में हैं तो ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं बच्चों के साथ में शेयर करने में। जी सर। और इसके साथ में ये मैं कुछ चीज़ें और जानना चाहूँगा, जैसे आपने इंटरनेशनल वाले के बारे में बताया, थोड़ा सा हमें ये बताइए जब आप एमपी में गई थी यूपी का रिप्रेजेंटेशन करने तो उसका क्या एक प्रोसेस था, किस तरीके से आपका चुनाव हुआ और क्या क्या वहाँ पर आपके एक्सपीरियंस रहे और क्या एक मेन आपका रोल था उसके बारे में बताइए। तो सर जो युवा प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था तो उसका सिलेक्शन प्रोसेस ये था कि सारे डिस्ट्रिक्ट से, जो जैसे यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट है, उस तरीके से पूरे इंडिया में जो भी डिस्ट्रिक्ट है सारे डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे कंपटीशन हुआ था। वीडियोस गई थी हमारी, एक टॉपिक था इंडिया 2047 पे, तो 3 मिनट की वीडियोस गई थी, स्पीच गई थी और हमारा बायोडेटा गया था। वहाँ से फिल्टर होने के बाद स्टेट लेवल पे कॉम्पिटिशन हुआ था, उसमें भी हमारी वीडियो गई थी। उसमें से सिलेक्शन होने के बाद हमारी सारी वीडियो दिल्ली ट्रांसफ़र हुई थी और वहाँ पे फिर से स्क्रीनिंग हुई थी। उसमें हमारी जो सेलेक्टेड वीडियोस और सीवी जो बच्चे सेलेक्ट किए गए तो उनको इनविटेशन गया था। तो ये पूरा फुली फंडेड था गवर्नमेंट की तरफ से। वहाँ जाने के बाद हमारा रोल ये था कि अलग अलग कंट्रीज से डेलीगेट्स आए हुए थे, अलग अलग कंट्रीज से, क्योंकि प्रवासी की बात थी तो एनआरआईज भी थे और बाकी कंट्रीज़ के भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स आए हुए थे। तो हमारा रोल था कि आपको बताना है कि सब स्टेट्स में क्या हो रहा है, क्योंकि एक कन्वर्सेशन काफ़ी अच्छी करनी है। और सारी अलग अलग स्टेट से भी बच्चे आए हुए थे तो कल्चरल एक्सचेंज हुआ, कोई तमिलनाडु, कोई केरला, तो कोई महाराष्ट्र। तो हमारा रोल यही था कि आपको इंडिया के बारे में जो है कल्चरल इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना है। तो एक्सपीरियंस अच्छा था सर। तो कैसा लगता है आपको जैसे अदर स्टेट्स और अदर कंट्रीज के लोगों से मिलने में, क्या कुछ सीखने को मिलता है? सर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हैं ना तो आपको वो चीज़ सीखने को मिलती है जो आपको किताबों से सीखने में शायद बहुत सालों लग जाए। आप वहाँ जाते हैं, जैसे अभी आप इंदौर गए, वहाँ पे क्या आर्किटेक्चर कैसा है, वहाँ की नदियाँ क्या है, वहाँ के लोग क्या है, फूड हैबिट्स क्या है, कल्चर हैबिट्स क्या है, आपको इनके बारे में पता चलता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप नए लोगों से मिलते हैं तो आपकी सोच भी बदलती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें लगता है कि हमें वक्त के साथ नई नई चीज़ें सिर्फ सीखना है, नहीं, हमें वक्त के साथ कुछ कुछ ऐसी भी चीज़ें जिन्हें अनसीखना बोलते हैं या अनलर्न बोलते हैं, हमें वो भी करना है कि वो चीज़ें नहीं सीखनी है। क्योंकि बचपन से हमें कोई चीज़ सीखी कि ऐसा होता है, लेकिन जब आप नए लोगों से मिलते हैं और आप हमेशा अपनी मेंटेलिटी इतनी ओपन रखिए कि अगर आप कोई नई चीज़ सीख रहे हैं तो उसमें आप चेंज कर सकें कि हाँ अब ऐसा गलत था, हम इसको इम्प्रूव करके ये चीज़ रखें। तो जब आप नए लोगों से मिलते हैं एक चीज़ को देखने का आपका नज़रिया बदलता है, कि एक प्रॉब्लम को देखने का नज़रिया बदलता है, कि जैसे कोई इशू है, माइग्रेशन का इशू है, आपको उसके पॉजिटिव नेगेटिव कुछ पॉइंट्स मिले हैं, लेकिन आप 10 लोगों के अलग अलग कंट्री से आए हुए हैं, कोई कंट्री से आया जो ज़्यादातर माइग्रेशन के इशूज़ झेल रहा है, वो अपने पॉइंट्स बताता है कि इसके क्या नेगेटिव ज़्यादा पॉइंट्स है, तो आपको ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता चलता है। अच्छा, जैसे आप वहाँ गई थी, जब इक्विट में गई थी, तो कौन कौन सी कंट्रीज के लोग मिले थे और सबसे बढ़िया आपको किस देश के लोगों से मिलके साथ में अच्छा लगा था? जी सर, तो यूएसए से थे, यूके से थे और बाकी इजिप्ट से तो लोग थे ही, और बाकी फिलीपींस से थे और जापान से थे। तो काफ़ी मतलब सभी कंट्रीज से लोग थे और अच्छा सबसे ही लगा था क्योंकि सबका कल्चर काफ़ी डाइवर्स था। जब आप जापान के लोगों से मिल रहे थे तो उनका कल्चर डिफरेंट था, यूके के लोगों का डिफरेंट था और एक्सेंट भी डिफरेंट था सर। क्योंकि जब आप इंग्लिश बोल रहे होते हो लेकिन हर कंट्री का एक अपना एक्सेंट होता है, तो उसको भी एक अलग लग रहा था और उनको ये लग रहा था कि आप बहुत जल्दी बोल रहे हैं इंग्लिश, इंडिया में सब बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं क्या? तो हमने बोला नहीं, हम थोड़ा स्पीड में बोलते हैं, बट इंडिया में जनरली कोई इतना जल्दी नहीं बोलता। बट ये एक एडवाइस भी है कि अगर आप बाहर फॉरेन में जा रहे हैं और आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है तो अगर आप कर सकते हो अपनी एक्सेंट चेंज, तो आप चेंज एक्सेंट करा करिए ज़रूरत के हिसाब से। जैसे आप ब्रिटिश में गए, आप अपनी एक्सेंट अगर ब्रिटिश की तरह कर पा रहे हैं तो कर लीजिए। ऐसा नहीं क्योंकि आपको करना चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप कर सकते हैं तो आप करिए। क्योंकि क्या होता है ना, और आप ये सोचिए कि हम क्यों चेंज करें, वो कर ले, नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बाहर से कोई इंडिया में आता है और वो कह रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है और वो हिंदी बहुत अजीब लग रही है, आप नहीं समझ पा रहे, और उसमें वो कैपेबिलिटी है कि वो हिंदी को और अच्छे से उच्चारण कर सकता है, तो जो बाहर से आया हुआ है इस देश में उसको करना चाहिए ताकि हम ज़्यादा अच्छे से उसे समझ पाए, है ना। उसी तरह अगर आप बाहर किसी कंट्री में जा रहे हैं और आप अपनी इंग्लिश का एक्सेंट चेंज कर सकते हैं, अगर सकते हैं तो आप करिए, नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं।
आपकी आईएएस की तैयारी भी चल रही है, तो आप आईएएस की तैयारी किस तरीके से कर रही हैं? क्या एक स्ट्रेटजी को फॉलो कर रही हैं? और चूंकि आप इतना मेहनत करती हैं तो ये तो निश्चित है कि बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। तो आप किन रिसोर्सेज को लेके चल रही हैं और कैसे तैयारी चल रही है? जी सर, तो सर जैसे आपने बोला निश्चित है सफलता मिलेगी, तो सर कोशिश बिल्कुल है। और बाकी ये तो है कि काफ़ी चैलेंजिंग और कॉम्पिटिटिव है, तो रिस्क भी है क्योंकि कभी कभी आप बिल्कुल अपना बेस्ट देते हैं लेकिन नहीं होता है। लेकिन मेरा ये अभी टारगेट है कि अभी शुरुआत में 3-4 साल पूरा डेडिकेटली हम यूपीएससी को ही देने वाले हैं। और अभी फ़िलहाल कोई प्लान बी भी नहीं सोचा है, क्योंकि जब आप कोई बैकअप सोच लेते हैं ना तो वो चीज़ हो नहीं पाती, क्योंकि आपको ऐसा लगता है दूसरी चीज़ तो है ही है, वो हो जाएगी। तो फ़िलहाल तो अभी उसी में ही है। तो उसके लिए हमने शुरुआत से ही एक लॉन्ग टर्म गोल लेकर स्टार्ट किया था। इसी वजह से हमने आफ्टर 10th ह्यूमैनिटीज़ आर्ट साइड लिया, ताकि हमारा बेस स्ट्रॉन्ग हो सके पॉलिटी वगैरह ये सब्जेक्ट्स पढ़कर। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन में हमने सब्जेक्ट भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया, लोक प्रशासन, जिसको हम आगे जाके ऑप्शनल ले सकें। ऑप्शनल पब एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि सर आपको सर्विस के बाद फील्ड पे आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही करना है, लोक प्रशासन। तो अगर आप वो सब्जेक्ट पढ़कर जाएंगे तो आप कनेक्शन अच्छा कर पाएंगे जो लोग हैं ग्रास रूट लेवल पे उनके साथ। सेकेंडली आपको क्या करना है कि ये पूरी स्टडी को कंबाइंड स्टडी करना है। जैसे लोग प्रीलिम्स के लिए अलग, मेंस अलग, इंटरव्यू के लिए अलग करते हैं, नहीं, आप पूरा तीनों चीज़ को कंबाइन करके करें। जैसे इंटरव्यू के लिए तो आपको भी डिबेट्स वगैरह और ग्रुप डिस्कशंस ये सब करने चाहिए, ताकि आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हो, आप में कॉन्फिडेंस आए, आपका आई कॉन्टैक्ट अच्छा हो। उसके लिए आपको ये सब तो करना ही है आपका इंटरव्यू स्टेज के लिए। बाकी प्री एंड मेंस के लिए आपको कंबाइंड स्टडी करनी होगी। आप कोई भी टॉपिक लीजिए, उसके लिए आप जो बेसिक बुलेट पॉइंट्स में स्टडी है वो आपका प्री में आ जाएगा, लेकिन जो डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपका मेंस में आ जाएगा। तो आप ऐसे स्टडी करिए जो आपको दोनों में ही इंपॉर्टेंट हो, ताकि आपको प्री के बाद मेंस के लिए अलग से तैयारी ना करना रहे। दूसरी चीज़ ये भी है सर कि आपको जो भी आप तैयारी करें उसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या चीज़ नहीं पढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी कितना वास्ट सिलेबस है, क्योंकि हर चीज़ आ जाती है। जब आप आईआर बोलते हैं, जब आप जीएस कहते हैं, तो जितनी भी चीज़ें कहते हैं अंडर द सन, जो भी चीज़ें, सारा सिलेबस यूपीएससी का है। तो उसके लिए आपको सेलेक्टिव होना होगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ आ सकती है। तो इस तरीके से आपको उस पर ज़्यादा टाइम देना है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कहते भी हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो एंशिएंट और मेडाइवल भी है, बट मॉडर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको उससे कंटेम्प्रेरी वर्ड से रिलेट करने को आता है। तो आप फोकस अपना उन पॉइंट्स को ज़्यादा दीजिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप कॉन्फिडेंस के साथ रहिए, पॉजिटिव रहिए, उन लोगों के साथ रहिए जो पॉजिटिव हों, क्योंकि कई बार आपको लोग डिमोटिवेट कर देंगे कि अरे तुमने 3 साल से तैयारी करी, नहीं होगा। लोग 10 साल करते नहीं होता, एज निकल जाती है। तो आप पॉजिटिव रहिए, क्योंकि और अच्छे लोगों के साथ रहिए, जो लोग आपको इंस्पायर करें। आपका सर्कल काफ़ी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक कहावत भी है कि आपका फ्यूचर कैसे होगा वो डिपेंड करता है कि आप किन 5 लोगों के साथ रहते हो, कौन सी किताबें पढ़ते हो और किन के साथ वक्त बिताते हैं। तो आप अपनी कंपनी अच्छी रहिए, ऐसे लोगों के साथ रहिए जिनसे आपको सीख सकते हैं, जो आपको पॉजिटिव रखें, और कॉन्फिडेंस के साथ करते चाहिए मेहनत। नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये बताइए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका ऑप्शनल है, तो आप कहाँ से तैयारी कर रही हैं इसकी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की? ये हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ की एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ से मेरा अभी ग्रेजुएशन हुआ है और अभी फिलहाल हम मास्टर्स कर रहे हैं सोशियोलॉजी में। नहीं, इसकी तैयारी कहाँ से कर रही हैं आप पवेट की? ऑप्शनल वो तो सेल्फ स्टडी है। सेल्फ स्टडी? कोई कोचिंग ली है यूपीएससी के लिए सेल्फ? नहीं, अभी तो फिलहाल विजन आईएएस है, लेकिन वहाँ पे आपको ऑप्शनल की कोचिंग नहीं रहती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। और मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रेजुएशन में था और हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करी थी, उससे जैसे आपको बताया मेडल भी रहा था। तो उस चीज़ में मेरी कमांड ज़्यादा है, तो इसमें कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गए और आपका जो भी थोड़ा बहुत हो गया, आप खुद से पढ़ सकते हैं। अगर आपका इतना कमांड है अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, अगर आपका ऑप्शनल है तो आपको थोड़ी कमांड रहती है उस पर। नहीं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्या है कि इसका कंटेंट थोड़ा कम मिलता है और सब्जेक्ट्स के मुकाबले। तो लेकिन आपने, चूंकि आपका सबसे अच्छी बात है आपका गोल्ड मेडल रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो फिर तो बहुत अच्छे से आपने तैयारी करी ऑप्शनल की, और बाकी तो सब हो ही जाएगा। इसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। मेनली जो मेरा क्वेश्चन पूछने का पर्पज है वो ये है कि आप जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, कोई भी एक लड़की जो इन चीज़ों को, मतलब चैलेंजेस को झेल रही है, इस सबको देख रही, तो वो उन सबसे कैसे बाहर आ पाए। तो उसको देखते हुए मेरे कुछ क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछूंगा, आप आराम से बताइएगा। आपको इस सब में चैलेंजेस क्या क्या आए आगे बढ़ने में? सर चैलेंजेस तो काफ़ी रहे, क्योंकि जब आप आगे बढ़ रहे होते हो तो लोग होते हैं कहने के लिए कि जो कर रहे हो उससे कुछ नहीं होने वाला है, तो आप डीमोटिवेट हो जाते हो कभी कभी। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, बहुत बार रोना पड़ा, जो लोग आपको कह देते हैं, आपके दिमाग से चीज़ें नहीं जाती हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे आपको समझना होगा कि आपके पास टाइम लिमिट बहुत कम है, आपको 24 घंटे कम पड़ जा रहे हैं।
है ना, तो आपके पास टाइम नहीं है, तो आपको अपना सारा ध्यान अपने गोल पे लगाना है, क्योंकि टाइम जितना है आप अभी फिलहाल शुरुआत का टाइम अपने एम्बिशन, अपने एम पे दे दीजिए, फिर नहीं होगा तो आप दूसरे जो भी आपका प्लान भी रहेगा आप उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप करियर सेट हो जाएगा और आप कुछ कर लेंगे तो लोगों के पास आंसर आ जाएगा। तो पहला तो चैलेंज ये था। दूसरा रिसोर्सेज का चैलेंज था, क्योंकि जैसे आपने बोला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इतना रिसोर्स नहीं है मार्केट में। दूसरी चीज़ ये है कि पीयर ग्रुप नहीं था मेरा कोई, जो लोग मिले भी वो मुझे ऐसे नहीं लगे कि जिनसे हम कुछ सीख सकते, वो हमारे बराबर थे, मतलब ऐसा नहीं कि वो अच्छे नहीं बच्चे थे, पर वो मेरे लेवल पे, हमें कोई ऐसा चाहिए था जो हम जिनसे कुछ सीख सके, वो हमसे काफ़ी काबिल हो। तो ऐसा इशू आया कि हम किसी से कुछ पूछ नहीं पा रहे थे, कोई गाइडेंस नहीं था, और फैमिली या एक्सटेंडेड फैमिली में कोई IAS या UPSC से रिलेटेड नहीं था, तो ये इशू आया। और जब हमारी स्टार्टिंग की पढ़ाई हुई थी उस टाइम पे इतना इंटरनेट और जियो का भी नहीं था कि आपने गूगल कर लिया, तो फ़ोन तो बाद में 10th में जाके मिला। तो ये इशू रहा। दूसरा चैलेंज ये रहा कि चीज़ें ढूंढने में काफ़ी टाइम लग गया, समझने में, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें हो रही है। चैलेंज अभी भी सर आते हैं, चैलेंज आते हैं, कभी कभी आप बीमार हो जाएंगे, कभी कभी घर में कोई ऐसी बात होगी, कभी कभी आप मेंटली तैयार नहीं होंगे, लेकिन आपको वो सब फेस करना है, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ सोच लेते हैं तो उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलता कि आज आप उदास हैं, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है। और जैसे अभी मेरा जब भी गोल्ड मेडल मिला था तो कुछ लोगों ने बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत मेहनत की थी, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बोला अरे बहुत अच्छी किस्मत थी तुम्हारी, वाह। तो उनके लिए एक बात थी कि नहीं, किस्मत अच्छी नहीं थी, हमने बहुत मेहनत करी थी। किस्मत तो देखिए अच्छी होगी जब आप बहुत मेहनत करेंगे, किस्मत का फैक्टर रहता है आपका 2-4%, लेकिन आप मेहनत भी करिए। क्यों कुछ लोग आके बोले कि मेरे घर में शादी नहीं होती मेरा भी गोल्ड मेडल रहता, मैं बीमार नहीं होती उस पेपर में तो मेरा भी गोल्ड मेडल रहता। तो मेरा ये था कि 3 साल में हम भी बहुत बार बीमार हुए थे, हमने बुखार में पेपर लिखे, चिकन पॉक्स के साथ पेपर लिखे हैं, शादी भी थी, सब कुछ था, लेकिन पेपर लिखे और बेस्ट दिया। तो बहाना आपके पास हमेशा रहेंगे, 12 महीने रहेंगे, 12 बहाने रहेंगे कि इस महीने हमने इस वजह से नहीं किया कुछ, इस महीने से इस वजह से। लेकिन अगर आप कोशिश करें, अपना बेस्ट देंगे तो ही आपका होगा। तो मेहनत, जैसे आप किसी को, आप कभी भी अगर कोई कुछ बेहतर कर रहा है या किसी चीज़ में एक्सेल कर रहा है, कभी भी जाके आप उसको ये मत कहिए यार तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। वो इंसान ने बहुत मेहनत की उसके पीछे, रात रात भर जग कर पढ़ाई करी है, उसने बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस कर दिया जो उसका करने का मन था, तो उसके बाद चीज़ें मिलती है। तो जो मेरा गोल्ड मेडल था उसमें भी जब लोगों ने बोला कि अरे ये तो बहुत अच्छी किस्मत है, तो किस्मत नहीं, बहुत टाइम बीमार हम भी पड़े थे, लेकिन फिर वही था कि अपना बेस्ट दिया और चीज़ें अच्छी हुई। ये जो प्रॉब्लम्स आपको आई वो लगभग सबको आती हैं, किसी का कुछ प्रॉब्लम आ रही, किसी का कुछ, तो वो जो यूथ है वो इन प्रॉब्लम्स का कैसे सामना करें? जी सर। तो किस तरीके से इन सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करें, इसके लिए आप कुछ बताइए। जैसे आपने बताया, तो और कुछ इसमें हो सकता है? जी सर, पहला तो जैसे अभी यूथ जो है वो काफ़ी डिप्रेस्ड है, तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सोशल मीडिया का भी हाथ है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं रियल लाइफ से भाग रहे हैं, वो अपनी सोशल लाइफ में ज़्यादा लोगों को दिखाने में बिजी है कि मैं खुश हूँ, रियल लाइफ में खुश हो या ना हो तो नहीं। और आजकल तो मेरा यही कहना है कि अगर आप कोई रेस्टोरेंट जा रहे हैं, अगर आप कोई मूवी देखने जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, आपका मेन पर्पस होना चाहिए, क्योंकि आपका मन है जाने का तो आप जा रहे हैं, आपको खुश रहना है, आपको एंजॉय करना है, इसलिए आप जा रहे हैं। सेकेंड जो उसका आउटपुट आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि हाँ, उसका आउटपुट ये रहा कि मूवीज़ में फ़ोटो ली तो हमने पोस्ट कर दी। लेकिन अगर आप सोलली इसी पर्पस से जा रहे हैं कि हम एक फ़ोटो लेके सोशल मीडिया पे अपलोड करें, तो वो गलत है, क्योंकि फिर आप कहीं ना कहीं उस मोबाइल से या 4-5 इंच का जो आपका स्क्रीन है, आप उससे बाउंड हो गए हैं। तो आज की जनरेशन थोड़ा यही है, फियर ऑफ मिसिंग आउट है, कि अगर 4 लोग सिगरेट पी के पोस्ट कर रहे हैं, 5वें ने नहीं किया तो उसे लगता है हम पीछे छूट रहे हैं, पीछे छूट जाने का डर है, तो लोग आंख बंद करके उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। और एक चीज़ है कि यूथ में एक थोड़ा मिसकंसेप्शन है कि उन्हें लगता है वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन दोनों सेम है, आधुनिकरण और पश्चिमीकरण, जबकि वो दोनों ही अलग चीज़ हैं। मॉडर्न आप रह सकते हो, आपके मॉडर्निटी का मतलब आपके विचार, आपका थिंकिंग प्रोसेस से है, और वेस्टर्नाइजेशन का मतलब है हम आंख बंद करके यूरोप्स को पूरा फॉलो कर रहे हैं, उनका जो ड्रेसिंग सेंस है, उनका ईटिंग हैबिट है, हो भी रहा है, मैकडोनलाइजेशन एक वर्ड है, वो हो रहा है इंडिया में। तो देखिए, वेस्टर्न को फॉलो करना गलत नहीं है, उनकी जो अच्छी चीज़ें आप फॉलो कीजिए बेशक, लेकिन आपकी जो अपनी कल्चर की अच्छी चीज़ें आप उसको भी मत छोड़िए, है ना। जैसे अभी इजिप्ट में जब भी हम गए थे, तो वहाँ पे जब उन्होंने राइस सर्व किया था तो मैंने हाथ से ही खाया था, और वो जानबूझ के खाया था, क्योंकि अभी एक इंटरनेट पे एक बैकलैश चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है कि एक किसी फॉरेन ने एक वीडियो बनाया इंडियन विमेन का, वो हाथ से खाना खा रही थी, तो उन्होंने लिखा कितने अनहाइजीनिक लोग हैं ये वो करके। तो आप उनके डर से आप क्या स्पून पकड़ ले, वो गलत है, आप अपनी मर्जी से स्पून पकड़ रहे हैं, वो सही है। तो जानबूझ के खाया कि अगर सारे डेलीगेट्स बैठे हुए हैं और अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो आप उनको बता सके कि हमारा
कल्चर और क्यों है, उनको आपको उनके डर से अपना कल्चर चेंज नहीं करना है, क्योंकि अगर वो गलत नहीं है, सती प्रथा में जो भी दिक्कत थी, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक था, जो चीज़ गलत है वो चीज़ बैन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो कल्चर आपका बहुत अच्छा है आप उस चीज़ को मत छोड़िए। तो वहाँ पे उन्होंने बोला अच्छा इंडिया में लोग हाथ से खाना खाते हैं चावल, तो हमने बोला हाँ सर खाते हैं। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों है, तो फिर मैंने बताया कि देखिए हम फूड को काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं और हमारा ये होता है कि आप जब टेस्ट करेंगे आपका कनेक्शन होगा, जब आप फूड देखते हैं आपका कनेक्शन होता है, स्मेल से कनेक्शन आता है, और एक कनेक्शन है जब आप फूड टच करते हैं तो एक कनेक्शन आता है। दूसरा चीज़ देखिए एक आयरनी आती है कि वो भी बर्गर पिज्ज़ा फ्राइज हाथ से ही खाते हैं, सिर्फ वो राइस स्पून के लिए यूज़ करें, तो आपका वही हाथ बर्गर के लिए साफ और वही हाथ चावल के लिए गंदा नहीं हो जाता। तो वो कंसेप्ट आप यूज़ कीजिए। तो आज की जो यूथ है वो आंख बंद करके फॉलो कर रहा है कि जो वेस्टर्न में हो गया हमें वही कर रहा है, हमारा कल्चर बेकार है, हमारा धर्म बेकार है, ऐसा नहीं है। यूथ की इस वजह से भी डिप्रेस्ड है, फैमिली अगर उनको कुछ बोल देती है इस बात में तो वो सुसाइड कर रहे हैं। दूसरा चीज़ है कि उन्हें अटैचमेंट इश्यूज भी हैं कि कोई चीज़ हमें नहीं मिली हम जान दे देंगे, कोई इंसान नहीं मिला हम जान दे देंगे, तो ऐसा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको ये सोचना है कि अगर खुदा आपसे कोई चीज़, आपको कोई चीज़ नहीं दे रहा है या कोई इंसान आपको नहीं दे रहा है, तो वो आपको बेहतर चीज़ देगा और वो आपको आपसे बेहतर जानता है, आपको उसमें जान देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ है कोई भी लाइफ की प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती जिसके लिए आप अपनी जान दे दें, क्योंकि वो एक लाइफ की प्रॉब्लम है, वो लाइफ नहीं है। आप यूपीएससी की तैयारी करें, आप नीट की तैयारी करें, आप कोटा जाए, आराम से कहीं भी जाइए, आपको जान नहीं देना है। और इसके लिए पेरेंट्स, सोसाइटी भी रिस्पॉन्सिबल है, टीचर्स भी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उसमें बच्चों की भी जिम्मेदारी है। आपको डिप्रेस नहीं हो रहा है, कोई भी इशू आ रहा है, आप अपने दोस्तों से बात करें, अपने मम्मी पापा से बात करें, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा लगता है कि लोग बोलेंगे ये पागल हो गया है। अभी भी लोगों में एक तबू है कि अगर कोई साइकेट्रिस्ट को दिखा रहा है तो मतलब ये पागलों के डॉक्टर के पास जा रहा है। तो और गाँव में तो लोग मानते भी नहीं डिप्रेशन कोई बीमारी भी होती है। तो आप लोगों से बात कीजिए, हेल्प लीजिए। और हेल्प लेना देखिए बहुत बहादुरी का काम है, क्योंकि अगर आप जान दे देंगे तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं, कोई आपकी कहानी सुनने नहीं आएगा आपकी कब्र पे। आपको कोई भी सिचुएशन है, अगर आपका कोई पेड़ है जैसे ये, अगर ये खराब हो रहा है तो आप इसकी मिट्टी, इसका एनवायरनमेंट सुधारेंगे, ना कि इस पेड़ को फेंक देंगे। तो अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, आप अपने एनवायरनमेंट पे काम कीजिए, अपनी जो प्रॉब्लम्स है उन पे काम कीजिए, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने का कोई जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ये आपने आईएएस बनने का कब सोचा कि हाँ नहीं मेरे को आईएएस की तैयारी करनी है, कब से आपने ये दिमाग में आया आपके? जी सर, तो सर ये तो काफ़ी बचपन से जुड़ा हुआ है। मतलब जब हम स्कूल जाते थे तो हमारी बस आती थी, तो यहाँ चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास मेरा घर है। तो यहाँ पे जब मम्मी के साथ बस के वेट कर रहे थे, शुरुआत में स्कूल का टाइम था, नर्सरी केजी की बात है, तो तब पूरा काफिला निकला हुआ था ब्लैक एम्बेसडर से। तो हमने मम्मी से पूछा था मम्मी इसमें कौन है, तो मम्मी ने बोला जिला अधिकारी। तो उस टाइम पे आईएएस और यूपीएससी के बारे में नहीं पता था, तो ये था कि जिला अधिकारी बनेंगे। तो जब भी कोई स्कूल में पूछता था क्या बनोगी बड़ी होगी, तो ये था जिला अधिकारी बनेंगे। फिर धीरे धीरे जब फ़ोन मिला और थोड़ा एक्सेस हुआ तो थोड़ा मालूमात हुई, और जब एज अ चीफ गेस्ट कोई आईपीएस या आईएएस आया हमारे स्कूल में तो पता चला कि उनसे बात करके क्या पेपर होते हैं, कैसे लिखते हैं। फिर धीरे धीरे पता चला कि यूपीएससी भी कोई चीज़ होती है, हमें पेपर देना होता है। फिर ये हो गया कि ये करना है। दूसरा चीज़, फिर जब ये पता था ये करना है तो फिर ऑप्शनल भी उसी हिसाब से ग्रेजुएशन में लिया, तो वो मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड से भी लिंक हो गया, तो अब वो बिल्कुल फ्लो के साथ जा रहा है। तीसरा एक ये भी इशू था कि हम जैसे कंप्लेन करते हैं ये चीज़ सही नहीं हो रही, वो नहीं हो रही, मेरा ये एक एम था कि हम डिसीजन मेकिंग बॉडी में जाके डिसीजन खुद ले सके और लोगों की लाइफ चेंज कर सके। तो वो एक अथॉरिटी चाहिए थी, पावर नहीं, पावर एक नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, अथॉरिटी चाहिए थी कि हम जाकर कोई डिसीजन मेकिंग बॉडी का एक पार्ट बने, जिससे लोगों के एक मेरे डिसीजन से लोगों की लाइफ बेटर हो सके, तो जो अपने लोग हैं हमारे उनके लिए कुछ कर सके ज़मीनी स्तर पे, तो इसलिए सर। अगर आप तैयारी कर रही हैं, जी सर, देखिए जिसने मेहनत करी उसको सफलता तो मिलेगी, ये तो निश्चित है, लेकिन यूपीएससी में सक्सेस रेट बहुत कम है। बहुत कम है सर। तो अगर 1% कोई बात हुई आईएएस नहीं बन पाई तो क्या आपके पास कोई प्लान बी है या? तो सर अभी के लिए तो मेरा कोई प्लान भी नहीं है, कोई बैकअप प्लान नहीं है, क्योंकि मेरा ये स्ट्रैटेजी है कि अभी हम 3-4 साल पूरी तरीके से आईएएस को देने वाले हैं, बिना कोई प्लान बी के सोचे, बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के। और उसके बाद अगर ये नहीं होता है, क्योंकि चांसेस ना होने के भी ज़्यादा है, होने से ज़्यादा ना होने के चांस है, क्योंकि इसका सक्सेस रेट 1% तक है, तो मेरा जो प्लान होगा वो भी फिर प्लान ए हो जाएगा मेरा, वो प्लान बी नहीं रहेगा, फिर उसमें हम पूरे ध्यान से करेंगे। और कहते भी हैं कि जब आप तारों के लिए एम करते हैं तो कुछ नहीं तो आप चांद तक तो पहुंच ही जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो है। तो आप बेहतर है कि आप जो भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप अपनी ईमानदारी से करिए। तो अगर आपका किसी भी फील्ड में नहीं होता है तो बहुत सारे करियर ऑप्शन है, और फिर से वही चीज़, आपको सुसाइड या जान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी हो या दुनिया का कोई भी एग्जाम हो आपकी ज़िंदगी से बड़ा नहीं है। बिल्कुल सही बात। जी सर, और अभी तो फिलहाल यही है कि यूपीएससी का ही चल रहा है।
ये आप आजकल बड़ा बाहर जा रही हैं, मतलब भारत के बाहर जा रही हैं, और ये लोगों के लिए बड़ा सपना होता है। जी सर। आप भारत में किसी को पूछो तो कुछ नहीं तो वो बोल ही देगा कि मेरा एटलीस्ट विदेश घूम के आऊँ मैं ये। और आप तो कई बार जा चुकी हैं और आप जा भी नहीं। अच्छी बात ये कि आप गवर्नमेंट के फंड पे जा रही हैं, उसमें अपना आप अपनी मेहनत और एफर्ट्स लगा रही हैं। बाकी सरकार और जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वो आपके ऊपर पैसा खर्च कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये मेरी किस्मत की वजह से मिल रहा है मुझे, या फिर मेरा कुछ इसमें मेहनत है मेरी? जी सर, तो सर जैसे बाहर जाने की बात आई तो जी सर, दोनों की बात लेंगे, आपकी किस्मत और मेहनत दोनों का। और सिर्फ किस्मत अगर आप बोल दो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप घर पे बैठे अगर सोचो कि जो मिलना है वो हो जाएगा, घर पे कोई नॉक करके आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, तो आपको इसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। वही चीज़ें, आप अपना गार्डन इतना खूबसूरत बनाएं कि तितलियाँ अपने पास आपके गार्डन में खुद ही आ जाए, आपको तितलियाँ पकड़ने बाहर ना जाना पड़े। तो आप अपनी पर्सनैलिटी पे, अपनी ग्रूमिंग, उसको ग्रूमिंग पे आप ध्यान दीजिए और अच्छे से पढ़िए जिस भी फील्ड में। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, एजुकेशन में नहीं है, तो आप स्पोर्ट्स सेक्शन में अच्छा कीजिए ताकि आपको अपॉर्चुनिटी मिले। और किस्मत की तो सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि काफ़ी ऐसा, जैसे अभी जब इजिप्ट गए हुए थे तो वहाँ टाइम जोन का डिफरेंस था और फूड प्रेफरेंस थी। जैसे मेरी वहाँ पे नॉनवेज का थोड़ा खाने के आइटम्स काफ़ी डिफरेंट थे, तो टेस्ट डिफरेंट था, तो काफ़ी इश्यूज वहाँ पे भी आ रहे थे। और काम करने का था कि LMDC में चीफ नेगोशिएटर का रोल था, तो उसमें आपको 4-5 HODs की रिपोर्ट, हेड ऑफ डेलीगेशंस को कमांड देना है। तो इतना डेडिकेटेड था कि लास्ट टाइम आते आते, मतलब लास्ट में तो हम 2-3 दिन सोए नहीं, बिल्कुल स्लीप डिप्राइव्ड रहे। लास्ट में तो हमने कुछ खाया ही नहीं पूरी रात से, फिर मॉर्निंग हो गई, टाइम नहीं मिला, मीटिंग्स, एक मीटिंग, उसके बाद सेकेंड मीटिंग, फिर रिपोर्ट बनानी है। फिर जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई उसकी स्टार्टिंग में दिन से फीवर स्टार्ट हो गया, इतनी तेज, मतलब 102-103 फीवर था। क्लोजिंग सेरेमनी अटेंड करने से पहले हम खुद को अकेले रूम में पट्टी रख रहे थे, इतनी तेज फीवर था, खड़े नहीं हो पा रहे थे। घर पे नहीं बताया कि मम्मी परेशान होंगी कि दूर देश में मेरी बेटी बीमार है। उसके बाद फिर क्लोजिंग सेरेमनी अटेंड जब कर रहे थे उस टाइम पे बहुत वीकनेस थी, लेकिन हेड थे चीफ नेगोशिएटर में, तो सबसे आगे बिठाए गए थे टेबल में। सारे जितने जजेस थे, वहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी इजिप्ट के जो एक्स रह चुके हैं, गल्फ वॉर जिन्होंने देखा, वो सब बहुत काफ़ी नामी लोग थे, तो सबसे आगे बैठे हुए थे। तो ये था कि आप टायर्ड भी नहीं दिखा सकते, आप बहुत थके हैं, कि आपको बहुत अच्छे से पूरा प्रोफेशनली बैठना है और सारा लास्ट तक करना है। तो बहुत बीमार हो गए। उसके बाद फिर जब वो खत्म हुई क्लोजिंग सेरेमनी, घर आने के बाद इतने बीमार हो गए थे कि फिर वहाँ की वो अपनी एम्बुलेंस में लेके गए थे हॉस्पिटल। फिर वहाँ पे मेरा पूरा मेडिकेशन हुआ, फिर दवाइयाँ लिख के उन्होंने दी और फिर पूरा एक दिन लगा। फिर इंडिया वापस आने के 1 हफ्ते तक भी हम बीमार रहे और फिर जाके ठीक हुए। तो जब आप कोई स्टोरी लगाते हैं कि ये अचीवमेंट रहा, तो लोगों को आपको वो दिखता है, बट उसके बैक स्टोरी का जो स्ट्रगल है वो नहीं दिखता। तो इसलिए लोग जनरली बोल देते हैं वो लक है। तो ये चीज़, वो लोग बोल देते हैं कि आपकी किस्मत रही होगी। किस्मत रही थी, यस सर। आपका सबसे बड़ा सपोर्टर कौन है? कौन आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है? मेरी पूरी फैमिली, मेरी फैमिली सबसे बड़ी सपोर्टर है। और मतलब हम 5 ही लोग एक दूसरे को काफ़ी हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। और ये अच्छी चीज़ है कि अगर आप देखिए हमारे घर में कोई छोटे बड़े डिसीजन लिए जाते हैं तो हमारी पूरी फैमिली मेम्बर्स इंक्लूड रहते हैं उसमें, उन सबकी राय मानी जाती है। जनरली फैमिलीज़ में होता है कि किसी एक ने डिसीजन ले लिया या बच्चों को बच्चे समझते हैं। हमारी फैमिली में कोई भी घर में कोई छोटा बड़ा कोई डिसीजन लिया जाएगा तो हम 5 लोग अपनी राय रखेंगे, और हो सकता है हमारी राय अलग भी हो कभी कभी। तो और हम ऐसा नहीं है कि हम झगड़ा करने लगे कि उसकी राय अलग है, नहीं। और ऐसा ही हो रहा है ना रिलीजन में। रिलीजन का मतलब ये है कि आपकी राय अलग है किसी चीज़ को लेके, हमारी राय अलग है। तो जब आप घर से ये चीज़ शुरुआत करते हैं ना, तो आगे जाके दिक्कत नहीं आती। तो हमारे में कोई भी फैसला होता है तो हम सब मिल के फैसला लेते हैं और अपने अपने पॉइंट्स रखते हैं कि नहीं ऐसा होगा या ऐसा करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि बच्चे भी काफ़ी इंक्लूड रहते हैं और जिम्मेदार बनते हैं। वरना बच्चे थोड़े डिपेंड हो जाते हैं मम्मी पापा पे कि वो जो करेंगे वो हम कर रहे हैं, उनकी खुद की कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं रहती। तो इसके लिए है कि फैमिली काफ़ी सपोर्टिव है। अगर किसी एक को कोई ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होती है तो 4 लोग सपोर्ट करते हैं उस चीज़ को लेकर। ये एक चीज़ देखने को मिलती है अक्सर कि आप जिस रिलीजन से आती हैं उसमें लड़कियों को बहुत कम मौके दिए जाते हैं। तो क्या आपको कभी ऐसा लगा कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है? सर देखिए, जैसे रिलीजन की बात आई तो कहीं ना कहीं रिलीजन से ज़्यादा कल्चर जो होता है किसी जगह का, किसी रीजन का, वो डोमिनेट कर जाता है। जैसे आप मेघालय या नॉर्थ ईस्ट में जाइए, वो मैट्रिलिनियल सोसाइटी है। वहाँ पे शादी के बाद गांव जो नॉर्थ ईस्ट में है तो लड़के जाते हैं घर छोड़ के अपनी वाइफ के वहाँ, और जो उनका सरनेम है वो अपनी मम्मी का लीनियज से पहचान होती है, उनके सरनेम आगे जाता है। तो जहाँ पैट्रियार्कल सोसाइटी होगी वहाँ किसी भी धर्म की लड़की होगी उसको थोड़ा चैलेंजेस मिलेंगे। जैसे अभी आप मुस्लिम में जैसे आपने बोला कि पढ़ाई को लेके, सर कुरान का जो पहला वर्ड है वही इकरा है, जिसका मतलब है एडुकेशन। और जो हमारे प्रॉफिट हैं
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनका भी ये कहना था अगर आप अपने बच्चों को सबसे कीमती और अच्छा तोहफा दे सकते हैं वो शिक्षा है। तो टीचिंग्स इस्लाम की यही कहते हैं कि आप बच्चों को शिक्षा दीजिए, शिक्षा से इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है, एजुकेशन मस्ट है, लेकिन कल्चर डोमिनेट कर जाता है। कल्चर कहते हैं जैसे अभी अफगानिस्तान में कह रहे हैं लड़कियों को मत पढ़ाई, ऐसा कुछ नहीं है, कुरान में ऐसा नहीं लिखा है। और कुरान में औरतों के इतने सारे राइट्स हैं कि आप मतलब बता नहीं सकते, लेकिन जब आप कल्चर की बात करते हैं तो वहाँ का कल्चर डोमिनेट कर जाता है कि नहीं औरतों को ये मत करिए। सेम चीज़ आती है जैसे हिंदुइज्म में आप देखिए तो गार्गी जैसी रह चुकी हैं जो उस टाइम पे एंशिएंट टाइम पे जो पढ़ती थी, और अगर आप बुक उठा के उनका देखिए जो हॉली बुक है उसमें भी मेंशन है कि कितनी लड़कियों को आज़ादी थी पढ़ने लिखने की। पर आज ये होता है कि हम शादी कर दे, ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं। तो कल्चर यहाँ का है वो थोड़ा डोमिनेट कर रहा है, रिलीजन कोई रिलीजन नहीं कह रहा है कि लड़कियों को मत पढ़ाइए। पर वही चीज़ है कि जब कल्चर डोमिनेट करता है तो चैलेंज तो आते हैं, क्योंकि जब आप पढ़ने जाते हैं तो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वो आपको डिमोटिवेट भी जरूर ये चीज़ पूरी ताकत जान लगा के आपको डिमोटिवेट करते हैं। और उनके लाइफ का यही लक्ष्य होता है, उनका खुद के लाइफ का कोई लक्ष्य नहीं है, उनका लाइफ का सुबह उठ के यही होता है कि आज हमें 2 लोगों को डिमोटिवेट करना है, उनके लक्ष्य से उनको भटकाना है। तो आपको ऐसे लोगों से बचना है। अच्छा, आपको जो लोग डिमोटिवेट करते हैं आपके हेटर्स हैं, और ये अक्सर होता है जो लोग आगे बढ़ते हैं उनके हेटर्स जी सर ऑब्वियसली आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर कुछ नहीं कहना चाहेंगे, थैंक यू बोलना चाहेंगे क्योंकि जब कभी कभी बारिश होती है या बहुत ठंड लगती है या बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता, तबीयत खराब होती है, तो कोई मोटिवेशन काम नहीं आता यूट्यूब का, कोई मोटिवेट नहीं कर पाता, पर उनकी बात मोटिवेट कर देती है कि उस दिन इस बजे इतने बजे इन्होंने ये चीज़ कही थी, तो उनको गलत प्रूफ करने के लिए हमें कुछ करना है। तो किसी को भी आपको कोई कुछ कह रहा है तो आपको उसको शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जैसे लोग कहते हैं कि अगर कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, तो आप कुछ कर लेंगे लाइफ में। मेरा मानना है कि जब तक कोई आपको डिमोटिवेट कर रहा है, आपका कोई हेट कर रहा है आपको, तब तक आप कुछ बेहतर कर लेंगे, क्योंकि वो आपको एनर्जी देते हैं कहीं ना कहीं। आपका फ्यूल कम हो जाता है, वो रोज आपको डेली डोज देते हैं, तुम नहीं कर पाओगे तो तुम्हें लगता है कि अब हमें करना है, तो कोई बात नहीं, अगर वो हेट करे और वो उनका काम है, जैसे लोग क्या कहेंगे वो उनको सोचने दीजिए, क्योंकि वो उनका काम है। आपका बिजनेस है, आपको अपनी पढ़ाई पे या अपने करियर पे ध्यान देना है, तो बस यही करना है। अच्छा, स्पीकिंग स्किल्स और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आप क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके से लोग इन पर काम करें? जी सर, तो पहला तो आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि आपको डर लगेगा, इनिशियल स्टेज में आपको डर लगेगा जब आप स्टेज पे आओगे, लेकिन कभी ना कभी तो आपको शुरुआत करनी है। और आपका शुरुआत ठीक नहीं होगा, थोड़ा कभी कभी होगा, आप सही से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, आपको डर लगेगा, और आपका डर लोगों को दिखेगा। कभी होता है ना कि आप स्टेज पे जाइए, आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं, बच्चे बोलते हैं कि मेरी ज़बान लड़खड़ा जाती है, तो वो चीज़ आती है क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस तब नहीं होता, डर होता है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं एक स्टेज पे दूसरी स्टेज पे धीरे धीरे धीरे, तो वो आपका बेटर होता जाता है। और उसमें कुछ टिप्स भी हैं, जैसे आप कभी माइक में बोलिए तो ऐसा ना करिए, आप पॉजेस के साथ बोलिए पॉइंट्स को, और कभी रट कर मत जाइए कोई स्पीच। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पेज देखकर पढ़ रहे हैं, नहीं, आपका अपना बात लगना चाहिए, लोगों से कनेक्शन होना चाहिए। और उसके लिए आप फिंगर्स पे पॉइंट्स काउंट कर सकते हैं कि हाँ हमें एक इकोनॉमिक इशू उठाना है, हमें पॉलिटिकल इशू उठाना है, लेकिन वो फ्लो आप मत याद करके जाइए, क्योंकि जब आप रटते हैं कोई चीज़ को और आपको एक लाइन भूल जाते हैं तो आप रुक जाते हैं वहीं पे, तो ऐसा मत करिए। दूसरा, आई कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लोग बोलते हैं तो क्या तो कहीं देखेंगे ही नहीं, या तो किसी एक इंसान को देखेंगे, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ऐसे फील कराना है कि जितने लोग बैठे हैं वो आपसे कनेक्टेड फील करें, आपको सबके साथ आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है। दूसरा ये चीज़ है कि आपका कंटेंट स्ट्रांग होना चाहिए, आप ऐसे हवा में बातें ना करें, आपके पास डेटा रिपोर्ट सब कुछ अच्छे से एनालाइज करके जाइए, ताकि अगर आप जितनी देर बोले, चाहे वो 100 लोग हों, 1000 लोग हों या 1 लाख लोग आपके सामने बैठे हों, वो सब आपको अनसुना ना कर पाए, वो सारा फोकस आप पे रखें, आप ऐसा कंटेंट बोलिए। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप क्या बोल रहे हैं, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप कैसे बोल रहे हैं। जी सर, तो आपके बोलने का स्टाइल बहुत मैटर करता है कि आप एक बार में सारा बोल रहे हैं कि पॉजेस ले रहे हैं, कि जहाँ पे आपको एम्पैथी लाना है तो आप उसमें थोड़ा दर्द दिखा रहे हैं कि ये चीज़ गलत हुई है, या जहाँ पे उनको जोश फील कराना है आप पिच अपना ऊपर कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे बोल रहे हैं, तो इस तरीके से करिए ताकि जो लोग हैं आपसे एंगेज रहें। कोई, जैसा कि आपने एक तो बताया ही था, कोई ऐसा ट्रेजिक इवेंट जिसमें आपको लगा कि नहीं अब तो सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, फिर उससे आप ऊपर उभर के आई, तो उसके बारे में आप बताइए, हम जानना चाहेंगे। तो सर यही सारे थे जो अभी हमारी बात हुई थी, जैसे कि वो 12th वाला था, तो हमें लगा था 12th में ही हमारी फेल हो जाएंगे, तो अब आगे तो कुछ होना ही नहीं है। और इसी तरह था 1-2 कंपटीशन थे, जैसे 10th में भी मेरा था, जब मेरा मैथ्स का पेपर था तो हमको चिकन पॉक्स हो गया था, तो उसके लिए भी चिकन पॉक्स में ही हमने पूरा तैयारी भी करी, उसके बाद फिर पेपर भी दिया था। और पता नहीं क्यों शादी, ये तो ज़्यादातर मेरे साथ होता है कि जब किसी की शादी होती है मेरे पेपर ज़रूर होते हैं, तो वो कोई अजीब सा रिश्ता है कि मेरे एग्ज़ाम तभी होंगे जब घर में किसी की शादी होगी।
होगी, तो वो भी चीज़ है। और सर कभी कभी जैसे आप बोलते हैं कि ट्रैजिक इंसिडेंट तो छोड़िए, मेरे साथ तो ये होता है कि हमें जनरली क्या होता है, इमोशनल काफ़ी है, बहुत जल्दी चीज़ों को जैसे डर जाने वाले कि अब क्या होगा, अब चीज़ें सही नहीं होंगी, परफेक्शनिज्म की वजह से कि ये परफेक्ट नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कई बार होता है हमें लगता है कि अरे अब क्या ही होगा, और उसमें हम फर्स्ट आ जाते हैं। तो ये लगता है कि सारा खेल दिमाग का है, आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है बट हो जाएगा। तो इसी तरह के इंसिडेंट्स हैं कि बहुत बार जैसे कोई यूनिवर्सिटी में गए, बिना प्रिपरेशन के चले गए, तो और वहाँ पर ऐसा लगा कि कोई तैयारी नहीं है, और जब वहाँ पर बोले तो अच्छा हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं, और सारे इंसिडेंट पे बात। सोशल मीडिया कितना चलाती हैं आप? सर बैलेंस करके थोड़ा बहुत। और हाँ, इससे ये चीज़ है कि एडवाइस भी हम ये करेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप कम यूज़ कीजिए, मतलब प्लेटफॉर्म एज एन ऐप, मतलब जैसे आप व्हाट्सएप हो गया, आजकल व्हाट्सएप, स्नैपचैट, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और भी 4-5 जोड़ दीजिए उसमें। तो आपको ये होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 सोशल मीडिया ऐप यूज़ कीजिए। अगर अभी आप स्टूडेंट है या आप किसी चीज़ को लेके आप एस्पिरेंट है, 2-3 सोशल मीडिया ऐप, सारे सोशल मीडिया ऐप पे आईडी बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। और चीज़ ये भी है कि जो ऐप ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है या जिनका यूज़ नहीं है, जैसे कि स्नैपचैट है, अगर आप फोटो के लिए रख रहे हैं ठीक है, बट अगर एक उसमें सर कॉन्सेप्ट होगा, आप जानते हैं स्ट्रीक बनाने का। हाँ। आप डेली एक दूसरे को फोटो भेजिए तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। तो सर क्या मतलब है, लोग हमको दिखाते 1000 स्ट्रीक हो गई, मतलब आप 1000 दिन से एक दूसरे को फोटो भेज रहे हैं, तो आपने टाइम वेस्ट किया, आपने क्या कर लिया। और सर लोग इतना अटैच है इससे कि जब मैंने स्नैपचैट डाउनलोड किया, उससे फोटोज थोड़ा अच्छी आती हैं, तो उन्होंने बोला कि हमको याद दिला रहे थे कि अरे स्ट्रीक जा रही है 10 दिन की, फोटो भेजो। तो हमने बोला हमने स्ट्रीक के लिए नहीं किया था, हम बस ऐसे ही कर रहे हैं। तो लोग टाइम अपना जो है वो गलत जगह दे रहे हैं। तो आपको काफ़ी टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे आइंस्टाइन के पास भी थे, न्यूटन के पास भी थे, और आपके पास भी है। तो टाइम कम नहीं है आपके पास, उतना ही टाइम है, बस आप मैनेज कीजिए, प्रायोरिटाइज कीजिए चीज़ों को, क्योंकि सब चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगेंगी, पर उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आप उनको ज़्यादा टाइम दीजिए। फिर मूवीज़ देखना, दोस्तों के साथ घूमना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए पढ़ाई करना है, लेकिन बैलेंस कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी पार्टी या आपका इंजॉयमेंट जो है आपके फ्यूचर के लिए गलत हो जाए। तो ऐसा ज़रूर कीजिए, क्योंकि अभी यही है कि या तो आप 5 साल मेहनत कर लीजिए, 50 साल आपका रेस्ट होगा, या तो अभी आप आराम से 5 साल एंजॉय कीजिए, 50 साल आपका बहुत ख़राब होने वाला है। तो ये आपकी चॉइस है। और हमेशा जो यूथ है या जो लोग हैं, हमेशा आपको चॉइस मिलेगी। एक टेबल हमेशा रहेगी जहाँ पे लोग गॉसिप कर रहे हैं, लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लोग सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, और दूसरा टेबल होगा जहाँ पे लोग ग्रोथ की बात कर रहे हैं, फिनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी चेयर पुल करके किस टेबल पे बैठ रहे हैं। तो आपको आपकी चॉइस अच्छी सही होनी चाहिए इस चीज़ में। मैं 2-3 चीज़ और पूछना चाहूँगा कंक्लूड करने से पहले। ये कौन कौन से ऐसे फॉरेन मंच है, मतलब विदेशी, जहाँ पर मतलब हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और क्या उसका एक प्रोसेस होता है और कैसे हम कर सकते हैं? तो कोई भी बच्चा अगर जा रहा है या जाना चाहता है तो उसका एक क्या प्रोसेस होता है, वो आप एक बार ज़रूर बता दीजिए। जी सर। अभी जैसे आप COP 28 में गई, इसके अलावा और कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं बच्चों को, और अगर है तो क्या एक रिसोर्स है जिससे वो पता कर सकता है? जैसे आप भी कहीं ना कहीं से इसे पता करते होंगे कि वहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, वो आप प्लीज़ बताइए, क्योंकि बच्चे उसके बारे में बड़ा जानना चाहते हैं। जी सर। तो इसके लिए तो पहले तो आप अपने पे भी बिल्कुल इक्वली ध्यान देते रहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कॉम्पिटिटिव होती है। इंडिया से अगर आप जा रहे होते हो तो आप पूरे इंडिया के यूथ को कॉम्पीट करके जाते हैं आगे, तो उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेंट होना होगा। दूसरा चीज़ ये है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे यूनाइटेड नेशंस की अपनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जो यूथ के को लेकर है, पर्टिकुलरली एनवायरनमेंट को लेकर है, क्लाइमेट को लेकर है, ओशियंस को लेकर है। ओशन यूथ कॉन्फ्रेंस हो गई, या क्या बोलते हैं उसको, एयर पोल्यूशन को लेकर उनके बोर्ड्स हैं। तो काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल के, आप उनको उनके जो ऑफिशियल पेज हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं, उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो आपको ईमेल के थ्रू रिमाइंड कराते हैं कि ऐसा कौन सा अपकमिंग इवेंट होने वाला है। दूसरा ये है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे भी जो इंडिविजुअली काम कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, और कुछ ऐसे भी हैं जो बाकी जो गवर्नमेंट है उनके साथ कोलैब करके चल रहे हैं, ऐसे इनिशिएटिव्स भी हैं। तो आप इन इनिशिएटिव्स के लिए उनके जो ऑफिशियल पेज है, सबसे मेन तो यूनाइटेड नेशंस है अपने आप में, संयुक्त राष्ट्र, उनके जो आपका ऑफिशियल पेज है आप उसको सब्सक्राइब करके रखिए, उनको फॉलो करके रखिए,
ताकि जो अपकमिंग इवेंट्स है आपको पता चले। और जो भी हर किसी इवेंट का एक अपना क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी होती है कि किसी में कुछ एक्सपीरियंस मांगता है, किसी में बोलता है कि आपने इस फील्ड में कुछ किया है कि नहीं। जैसे COP28 में था कि आपने सस्टेनेबिलिटी के फील्ड में कुछ किया है कि नहीं, आपको एनवायरनमेंट में कुछ एक्सपीरियंस है कि नहीं। तो इन सब चीज़ें के लिए आपको जो स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कॉम्पिटिशन होता है आपको उसमें बेहतर करना होता है, आप वो एज एक्सपीरियंस उसमें लगा सकते हैं। तो ये करिए। और बाकी अपनी स्पीकिंग स्किल इंपॉर्टेंट रखिए, क्योंकि वो लास्ट में आके इंटरव्यू जरूर होता है सब में, या तो वो ऑफलाइन होगा अगर इंडिया में हो रहा है, वरना वो ऑनलाइन इंटरव्यू लेते हैं अगर कोई फॉरेन का है। तो आप ऐसे करिए। बाकी आप इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गई, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज, नामी यूनिवर्सिटी है ये बाहर की, तो वो अपनी फ्री इंटर्नशिप्स भी देते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज भी देते हैं। तो आप उनको भी परस्यू कर सकते हैं अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, क्योंकि जैसे आपने बोला मेंटेलिटी है, लोगों को लगता है बाहर गए तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप बताते हैं किसी को कि हमने फॉरेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ये कोर्स किया है, तो अच्छा इंप्रेशन भी रहता है और आपको सीखने को भी काफ़ी कुछ मिलता है। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि हम उनकी वेबसाइट्स और उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब के थ्रू उनको सब्सक्राइब कर लें और उनकी डेली विजिट करते रहें उनकी वेबसाइट्स पे। तो ये तो इंटरनेशनल का हो गया, जैसे यूनाइटेड नेशंस का, UNDP, और इसके अलावा जितने भी इसके ऑर्गन्स हैं और भी फॉरेन में जितनी भी इंडिविजुअल एंटिटी हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं। तो आपने एक चीज़ और मेंशन करी कि आपको अपने भारत में भी डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल्स पे काम करना होना चाहिए। सर, बिल्कुल। तो वो तो खैर ये चीज़ तो बड़ा अच्छा है कि उनसे वेबसाइट के थ्रू हम पता कर सकते हैं। अगर लेकिन इंडिया में करना चाह रहे हैं हम, जैसे कोई सपोज करिए मैं ही लखनऊ का हूँ और मुझे ये सारी चीज़ें करनी है, तो मैं कैसे ये सब कर सकता हूँ? तो सर उसके लिए मेरा तो ये एक्सपीरियंस रहा है कि NYKS नेहरू युवा केंद्र संगठन है, जो कि यूथ मिनिस्ट्री के डायरेक्ट कांटेक्ट में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्ट कांटेक्ट में काम कर रहा है। तो वो हर स्टेट, हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में है इसकी ब्रांचेस। तो आप उसके साथ इनरोल हो सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। तो वो आपको एक मेंबरशिप की तरह से आपको देते हैं कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जब ये कोई गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम है तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो भी यूथ है, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं अपने ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, या अगर आप अपना 11th-12th में भी हैं, तो आप NYKS से जुड़ सकते हैं। तो उनके जो कंपटीशन होते हैं डिस्ट्रिक्ट, और उनका कंपटीशन डायरेक्ट कभी नेशनल लेवल का नहीं होता है, वो शुरू डिस्ट्रिक्ट लेवल से करते हैं। तो आप जैसे अभी लखनऊ डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए, उन्नाव ले लीजिए, तो आप जहाँ से भी हैं लखनऊ में, यूपी में, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के NYKS जो हेड है आप वहाँ से रोल कर लीजिए, और फिर जो भी कंपटीशन होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल का आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। और उसमें आप अच्छा करेंगे तो आपको स्टेट के लिए आगे भेजा जाएगा, फिर आप स्टेट में बेहतर करेंगे, फिर नेशनल में। तो इस तरीके से आप गवर्नमेंट की चीज़ में कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप प्राइवेट के थ्रू कैसे जाएं, अगर आप ये गवर्नमेंट बॉडी से नहीं जुड़ते हैं। तो वो तरीका ये है कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, नामी यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उनके कॉम्पिटिशन्स में पार्ट ले सकते हैं। जैसे नेशनल इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन होता है, जैसे अभी पंतनगर में GB पंत एक यूनिवर्सिटी है, वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है आई थिंक। तो वहाँ पे उत्तराखंड में वहाँ कंपटीशन होता है इंटर यूनिवर्सिटी का, तो उसमें भी हम जाते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि हर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से बच्चे आते हैं, जैसे जामिया मिलिया हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है। तो वहाँ एक हेल्दी कंपटीशन होता है, तो आप डिबेट करते हैं, उसमें आपको रिजल्ट आता है। तो इसके थ्रू भी आप जा सकते हैं, क्योंकि इनकी भी जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो भी आपको काफ़ी हेल्प करते हैं आगे। तो मेरा जब भी GB पंत में गए थे तो उसमें बेस्ट रिबेटल अवार्ड मिला था। तो उसका जब आप वापस आते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी भी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट तब कर रहे होते हो। तो ये चीज़ है कि आप दो तरीके, आप गवर्नमेंट बॉडी या NYK से जुड़ के भी कर सकते हैं, या तो फिर आप जो नॉर्मल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो डिबेट वगैरह होती है नेशनल लेवल की, आप उनके साथ भी कॉन्टैक्ट करके कर सकते हैं। तो यहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कर लेंगे तो फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी जब आपको एक रास्ता मिल जाता है। क्योंकि देखिए आपकी स्पीड से ज़्यादा आपकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोग बहुत स्पीड से आगे जा रहे हैं लेकिन कहाँ जा रहे हैं नहीं पता, डायरेक्शन नहीं पता। तो आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। तो उस डायरेक्शन के लिए आप अगर एक बार भी डिस्ट्रिक्ट से कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे या कोई कॉम्पिटिशन में आ जाएंगे तो फिर आप उस रेस में आ जाएंगे। दूसरी चीज़ ये भी है कि लोग आना भी नहीं चाहते हैं, लोगों में डर है, हेजिटेशन है, हम बेहतर नहीं करेंगे, लोग हंसेंगे हम पर और हम नहीं बोल पाते हैं। तो हर किसी की शुरुआत होती है, आप एक बार आइए, आप 4 बार गलत बोलेंगे, 5 बार गलत बोलेंगे, लेकिन आप 6ठी बार सही बोलने लगेंगे। बिल्कुल सही बात है। और जैसे स्पेशली जो लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं, हम मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, बट उन्हें स्पीकिंग स्किल्स उनकी काफ़ी ख़राब है, वो बोलने में हेजिटेट करते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, वो डरते हैं। तो हम मेरी एडवाइस ये रहती है कि आप अपना इंटरव्यू पूरा तैयारी करके पहुंचेंगे, वहाँ खराब करके पूरा साल पूरी मेहनत बेकार करने से बेहतर है कि आप अभी कोई कॉम्पिटिशन में पार्ट लें और वहाँ पे खराब कर दें। उसको आप एज अ मॉक इंटरव्यू की तरह लीजिए, कोई भी कॉम्पिटिशन है कि
आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी इंटरव्यू के लिए, आप 10 जगह बोलेंगे, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, ताकि जब आप एक्चुअल का इंटरव्यू देंगे यूपीएससी का तो आप बेहतर कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसको कंक्लूड करने के लिए आप कोई एक संदेश देना चाहेंगी, मतलब बच्चों को, जो भी लोग देख रहे हैं उनके लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगे पूरा कंक्लूड करके? यही सर है कि प्रॉब्लम सबके साथ आती है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबकी अपनी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, सब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। पर आप जहाँ भी हैं, जिस हालत में हैं, जिस सिचुएशन में हैं, जो भी आपके पास सामान रिसोर्स हैं, आप वहाँ से शुरू करिए। आपकी बिगिनिंग जो भी रही हो, पर आप अपना अंत अभी भी बदल सकते हैं, सुधार सकते हैं, और उसके लिए आप बस मेहनत कीजिए पॉजिटिव अप्रोच के साथ। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके, और बहुत इंस्पिरेशन था, बहुत इंस्पायर था कि आप कहाँ से बहुत छोटे से लेकर के आप यहाँ तक आई और आप आज भी मेहनत कर रही हैं और आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं। तो बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।